हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने बड़े बड़े एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है और आप सब लोगों को आपका सोल्यूशन मिलता है, जानने को मिलता है कि कैसे होती है लाइफ आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड। तो इसी एपिसोड में आज हम लोगों के साथ एक और लेजेंड बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। सो लेट्स वेलकम सूरज साहू जी, जॉइंट कलेक्टर तखतपुर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ आशीष जी, बहुत बढ़िया। आपके बारे में आज सब कुछ जानना है, सारे सीक्रेट्स आपके कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है, कैसे लाइफ रहती है आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। ओके आशीष जी, मेरा नाम जैसे आपने पहले बता ही दिया, सूरज कुमार साहू। 2015 बैच से हूँ मैं डिप्टी कलेक्टर। अभी फ़िलहाल जॉइंट कलेक्टर हूँ और बेमेतरा ज़िले का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में तखतपुर में पोस्टिंग है मेरी एसडीएम के रूप में। ओके। तो सर आप तो पहले बहुत ज़्यादा यंग लगते हैं, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने पुराने बैच के होंगे एंड आप प्रमोट भी हो चुके हैं। सब कुछ आज जानेंगे कि कैसे ये प्रोसेस हुआ, कैसे आप इस जर्नी में पहुँचे। पर पहले तो ये बताइए कि आप एज ए स्टूडेंट कैसे रहे हैं? शुरू से बहुत ज़्यादा ब्राइट रहे हैं, टॉपर टाइप के रहे हैं, कि एवरेज धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला? आशीष जी, बहुत ब्राइट तो नहीं था मैं शुरू से, बट ऐसा था कि एवरेज भी नहीं था। मैं बैक बेंचर्स में से था जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। बट एक समय ऐसा आया, लाइफ का ऐसा फेज़ था जब लगा कि यार अब पढ़ना ज़रूरी हो गया है और बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं करके फिर वहाँ से मैंने पिक करना शुरू किया और फिर वहाँ से फिर जो मैं बहुत पीछे रहा करता था, फिर वो आगे रहने की फिर आदत हो गई। ये ऐसा पॉइंट कैसे आ जाता है? क्योंकि ना हमारे यहाँ कई ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हम कैसे निकाल पाएंगे इस एग्जामिनेशन को, सारे तो अच्छे अच्छे टॉपर्स दिला रहे हैं, वो भी दिला रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है वो कौन सा मोमेंट, वो कौन सा पॉइंट होता है जिससे ना आदमी बदल जाता है? देखिए, ऐसा है कि आप किसी चीज़ को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। मतलब कोई अगर आप जैसे कोई एक पोस्ट लेना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके अंदर उस चीज़ को पाने के लिए मोटिवेशन कितना है, सिर्फ इतना काफ़ी है। इनकेस अगर आपको लगता है कि हाँ उस चीज़ को मुझे पाना ही है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। फिर वहाँ से शुरू होता है आपका मेहनत, आपकी शुरू होती है वहाँ कैसे किन किन रास्तों से मुझे होके गुजरना है, क्या गाइडेंस मुझे चाहिए, सारी चीज़ों को आप गैदर करते हैं, सारा प्रयास गैदर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो एक मोटिवेशन ऐसी चीज़ है किसी चीज़ को पाने के लिए कि हम कितना चाहते हैं उस चीज़ को। वो चीज़ अगर हासिल करना है तो करना है। फिर उसके बाद फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, या मैं जैसे बताया कि बैक बेंचर्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेहनत शुरू करते हैं, अचीव करते हैं। बहुत सही। आपके लाइफ में कैसे वो मोमेंट आ गया था? आपका कैसा था? पहले तो लोग यहाँ मानते नहीं हैं, लोग बोलते हैं मेरा 90% था, फिर भी मैं एवरेज था। आपका कितना था? 10th 12th ये सब कैसा? देखिए आशीष जी, मैंने जो बताया कि मैं वाकई में बहुत एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे की कैटेगरी में आता था। वो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था क्लास 9th तक। क्योंकि जनरली होता ये है कि आजकल तो क्लास 1 to 8 जो है वो हम बच्चों को सिर्फ मार्क्स के आधार पे नहीं एवेलुएट करते। तो पहले ये होता था कि मार्क्स दिए जाते थे, तो हम कक्षा 9वीं तक पढ़ाई लिखाई में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा। जब मैं उस समय क्लास 9th में फेल हुआ, फेल एग्जैक्टली नहीं हुआ, मैं सप्लीमेंट्री आया 2 सब्जेक्ट में, उसके बाद फिर सुपर सप्ली दिलाया, उसमें भी एक सब्जेक्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया। मैं तब जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हुआ करता था दुर्ग में। फिर मुझे ये लगा कि यार ये तो क्लास 9 था, मुझे वैसे भी प्रमोट कर दिया जाएगा, 2 बार नहीं 3 बार एग्जाम लेके प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैं क्लास 10th में पहुंचूंगा और वहाँ अगर मैं फेल हो जाता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, अगर मैं वहाँ फेल हो जाता हूँ तो मुझे अपने गाँव वापस जाना पड़ेगा। तो वो जो दिमाग था कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी गाँव जब वापस जाऊँगा, कि एक लड़का जो सेलेक्ट हुआ नवोदय विद्यालय के लिए, क्योंकि हर साल पूरे जिले से सिर्फ 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे, तो मैं अगर फेल होके गांव चला गया तो फिर मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि यार अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, सो दैट कम से कम पास हुआ जा सके। फिर क्लास 10 से मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की। उस समय भी ऐसा नहीं था कि बहुत ख्वाब थे कि यार मुझे बहुत पढ़ना है करके। जब मुझे एक समय प्री बोर्ड तक मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं तो पास हो जाऊंगा, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, फिर मैंने प्री बोर्ड से लेके बोर्ड एग्जाम तक फिर पढ़ाई बंद कर दी। तो मेरा लगभग 66% मार्क्स आया था उस समय 10th में। और उसके बाद फिर मैं क्लास 11th और 12th में, 11th में मैं 4th रैंक लाया अपने क्लास में, 12th में मैंने टॉप किया और फिर आगे बढ़ता चला गया इस तरीके से। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर ये कैसे आपको समझ में आया कि मेरे को पीएससी ही करना है?
ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था? आशीष जी, एक्चुअल में मेरा ऐसा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था पीएससी ही करना है करके। मेरे एक हमारे जैसे फादर के मितान, हमारे छत्तीसगढ़ में मितान वाली जो संस्कृति है, तो मेरे बाबूजी के जो मितान हैं, उन्होंने जब मैं 12th पास किया था, जब मेरा फर्स्ट रैंक आया था, तो वो ये उन्होंने एक बार कहा था मुझे कि ये पीएससी निकाल लेगा। तो हालांकि उस समय तक भी मेरे दिमाग में कुछ पीएससी को लेके नहीं था। मैं दुर्गा कॉलेज रायपुर में कॉमर्स का ग्रेजुएशन करना शुरू किया, और मेरे दिमाग में था कि मुझे सीए करना है। घर में चूंकि मैं एकमात्र लड़का था, मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं बाहर ना रहूं घर से, तो उन्होंने ये बोला कि अभी शिक्षाकर्मी वगैरह की वैकेंसी आई है, आप उसमें डालिए और घर में साथ में रहिए, कुछ खेती बाड़ी भी है, हम साथ में मतलब रहेंगे। तो उन्होंने शिक्षाकर्मी की वैकेंसी में मेरा फॉर्म डलवा दिया, शिक्षाकर्मी बना, गाँव में पोस्टिंग हुई, और फिर वहाँ से मैं 3 साल लगभग, क्योंकि मैं तब फाइनल ईयर में था, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फाइनल ईयर में था, सितंबर में मैं ज्वाइन कर लिया था। फाइनल ईयर प्राइवेट दिलाया, फिर पीजी किया मैंने। चूँकि मैं शिक्षाकर्मी ज्वाइन कर लिया था, मुझे लगा कि यार इंग्लिश लिटरेचर में वैसे भी वैकेंसीज़ काफ़ी रहती हैं और बहुत ज़्यादा लोग पास नहीं कर पाते हैं, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री ले ली। फिर ये जो 3 साल गुजरा, फिर मुझे लगा यार अब क्या करूं। पहले तो मैं सीए करना चाहता था, जब सीए करने की कोचिंग स्टार्ट करने ही वाला था, तो मैं शिक्षाकर्मी सेलेक्ट होकर गांव आ गया। फिर मुझे लगा अब क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं, नौकरी छोड़ के भी मैं अगर चला जाऊंगा तो फिर मुझे लगेगा, एक प्रेशर रहेगा दिमाग में। तो फिर मैंने जो छुट्टियां मुझे मिलती थी 3 महीने, जनरली दिवाली में 20-22 दिन की छुट्टी, और गर्मी के दिनों में लगभग 1.5 से 2 महीने की जो छुट्टी मिलती थी, फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ से एक ऐसा एग्ज़ाम है पीएससी जिसको मैं कर सकता हूँ। फिर वहाँ से मैंने तैयारी शुरू की, और बीच बीच में जब कभी मुझे छुट्टी मिलती थी और जो भी मेरा अर्जित अवकाश शेष था वो सब लेके मैं बिलासपुर आता था, उसमें पढ़ाई करता था, फिर वापस जाके स्कूल में पढ़ाता था। वाह। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपने क्लियर किया, और क्या इसके पहले भी कोई अटेम्प्ट थे? एक्चुअली आशीष जी, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जब मैंने ये क्लियर किया। पहला अटेम्प्ट मेरा जो था वो 2011 पीएससी का था, जब ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न हुआ करता था। चूँकि पहला अटेम्प्ट था, प्रेशर काफ़ी था, पहली बार हम एग्ज़ाम दिला रहे थे पीएससी का, तो काफ़ी प्रेशर था। हमको ये लगा कि एग्ज़ाम सेंटर में जब हम गए तो हमें ये लगा कि जो प्रेशर था उसकी वजह से हम कई सारी मानवीय भूलें कर गए, जिसकी वजह से 4-5 या 8-10 क्वेश्चंस नहीं बन पाए। तब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ करता था। तो मेरा इंटरव्यू कॉल आया, मेरा 293 रैंक आया उसमें, उस वैकेंसी में, और ओबीसी क्लोज हो गया था 192 में। तो सेकंड अटेम्प्ट जब दिलाए तब पैटर्न चेंज हो गया। जब पैटर्न चेंज हो गया, रिटर्न पैटर्न आ गया, तब ये लगा यार अब ट्राई कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि ऑलरेडी जॉब में थे तो पूरा फ्री टाइम मिलता नहीं था, तो ट्राई कर लेते हैं कि इस पैटर्न में कैसा रहेगा। तो जब ट्राई किए तो उसमें 124 रैंक आया और सब रजिस्ट्रार बन गए। तब जाके ये लगा कि यार हाँ ठीक है, अब जब ट्राई करने में ये आ सकता है तो प्रॉपरली पढ़ाई अगर कर लेंगे तो बढ़िया कर सकते हैं। तो प्रॉपरली पढ़ाई किए, और 10th रैंक के साथ में थर्ड अटेम्प्ट जो था मेरा 2013 पीएससी था, और बैच मेरा 2015। कैसा था वो दिन, वो मोमेंट को याद करिए, बताइए कैसे कर रहे थे तैयारी, जिस दिन रिजल्ट आया किसको फ़ोन लगाया, कैसा था माहौल? मतलब वो खुशी जो है ना वो जाहिर नहीं की जा सकती। मैं बताऊं, जब हमारा रिजल्ट आया उस समय हार्डली जो नेक्स्ट मेंस था 2014 पीएससी का मेंस था, उसकी तैयारी चल रही थी, और मैं छुट्टी लेके आया हुआ था यहाँ पे बिलासपुर। मैं, मेरा एक फ्रेंड था जयप्रकाश और अमर सिद्धार, हम तीनों जो है एक रूम में रहा करते थे, खाना खा रहे थे। टिफ़िन आया था, टिफ़िन खोल के खाना खा रहे थे, उसी समय रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया, डाउनलोड हुआ। हम देखे कि क्योंकि मेरा 10th रैंक था, पहले नाम देखे, फिर बोले कि यार अब यार कंफर्म नहीं हो सकता, अब डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम देखो। जैसे ही वो दिखा, खाना छोड़ के बेड से सीधा नीचे कूदे, और मेरा जो फ्रेंड था जयप्रकाश, उसका भी 20th रैंक आया था। तो हम दोनों पहले तो नाचे 15-20 मिनट तक चिल्ला के फुल। तो जब बाकी हॉस्टल के जो एस्पिरेंट्स थे वो सब रूम में आए, भैया क्या हुआ, तो बताए हम ये ऐसी ऐसी बात है करके, तो वो भी हमारे साथ नाचे। और फिर फ़ोन कॉल्स, बाप रे, 3 दिन तक मतलब ऐसी स्थिति थी कि कंटिन्यू फ़ोन, जब मैं किसी से बात कर रहा होता था, बधाई ले रहा होता था, इस दौरान 12-15 लोगों के मिस कॉल आ चुके होते थे। तो मुश्किल हो गया था लोगों से बात करना, इवन रात में सोना भी मुश्किल हो गया था। सुबह 4 बजे 5 बजे नींद आती थी, रात भर जागते रहते थे। मैं और जयप्रकाश क्योंकि रूम शेयर करते थे, एक रूम में हम तीनों रहते थे, तो बात करते रहते थे, और सुबह नींद आती थी 3:30 बजे, 4 बजे, कभी 5 बजे। कैसी कन्वर्सेशन होती है सर दोस्तों के बीच में, जैसे ही निकल जाता है तो? बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, पर एकदम ऐसे बात करते हैं नहीं यार जो सोचे थे बन गए। हाँ, मतलब देखिए, कन्वर्सेशन ऐसा होता था कि हम पुरानी चीज़ों को याद करके बहुत खुश होते हैं। यार हम फलाना क्लास में ऐसा हो गया था, और हम वहाँ नाश्ता करने गए थे तो ये हो गया था,
और एक जो है ना अजीब सी खुशी होती है फ्यूचर को देख के कि यार अब लाइफ ऐसी हो जाएगी, लाइफ वैसी हो जाएगी। तो पुरानी चीज़ें भी याद आती हैं और फ्यूचर के सपने भी देखते हैं हम। तो ये बड़ा ही मतलब बहुत बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है ये लाइफ का, जिसमें आप एक चीज़ एक स्टेज छोड़ के दूसरे स्टेज में जाने वाले हैं, उस ट्रांजिशन के फेज़ में हैं, और जहाँ सब कुछ आपको सिर्फ खुशनुमा ही नज़र आता है। बहुत ही अच्छा फेज़ होता है। घर वालों को फ़ोन लगाया, कैसा रिएक्शन था? एक्चुअली मेरे बाबूजी जो है बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ को लेके। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को कॉल करके हालांकि बताया। हुआ ये था कि जब मैं तैयारी शुरू किया उस समय 2011 के आसपास, अक्टूबर के आसपास में, दिवाली की छुट्टी, जैसे मैंने आपको बताया मैं शिक्षाकर्मी था, दिवाली की छुट्टी हुई थी, उस समय मैं आके शुरू किया। तो जब शुरू किया 1.5 साल के भीतर मेरा एक सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो व्यापम का वैकेंसी था, तो 2nd रैंक आया था मेरा स्टेट में। तो उससे काफ़ी खुश हुए थे। उसके बाद फिर मैंने 2-4 और वैकेंसीज निकाली। तो जब वो पूछते थे कि कौन सा रैंक आया, तो मैं बताता था बाबूजी 32वां रैंक आया है। अरे यार टॉप 10 नहीं आया क्या? तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे और ये बोलते थे कि हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है। अब जब मैं बताया कि मेरा 10th रैंक आया है बीएससी में, तो फिर बोले चलो बढ़िया है, अब जाओ वापस ज्वाइन करो, छुट्टी बहुत हो गया तुम्हारा। तो मतलब वो काफ़ी जो है ना बहुत ऐसे वो नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट बहुत खुश थे। मम्मी और बाबूजी दोनों जो है वो भी बता रहे थे कि उनको भी रात भर नींद नहीं आई थी। और ये पल ही ऐसा होता है जिसमें बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट आप करते हो और पूरा परिवार उससे खुश होता है। हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे? बहुत सारा काम रहता है और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आप पढ़ाई करते हैं और जितना डिसाइड करते हैं उतना कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। मैं आप लोगों के लिए एक टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लेके आ रहा हूं जिसमें आप इन सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स, टॉपर्स का इंटरव्यू लिया हुआ है और वो सारे के सारे मास्टर हैं टाइम मैनेजमेंट में। मैंने उनसे बातें की, उनकी स्ट्रैटेजीज को जाना और उसी के बेस पे मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल कोर्स लेके आने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेगा अपने टाइम को मैनेज करने में, जानने में कि आप अपना टाइम कहां वेस्ट करते हैं और कैसे अपने लिमिटेड टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से आप यूटिलाइज कर सके। तो जल्दी से एनरोल करें हमारे इस कोर्स में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्दी से एनरोल करने के बाद हम लोग मिलते हैं इस कोर्स में, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम जो कि टाइम से ही रिलेटेड है वो सारे मैं आपके साथ सॉल्व कर सकूं। बहुत सही सर, बहुत सही। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, मतलब आप सिलेक्ट होते हो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जब ज्वाइन किया तो कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई? पहले कैसे रहा करती थी, बाद में? क्योंकि आपने ना मल्टीपल जॉब्स किए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप शिक्षा विभाग में भी रहे हैं, आप ऐसे जॉब में भी रहे हैं जो पीएससी के बैक पोस्ट्स हैं। तो ये बताइए कि कैसे लाइफ चेंज हो जाती है, लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो जाता है आपकी तरफ? देखिए 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो लाइफ है वो तब आप जो है किसी के एकदम सब मतलब हर चीज़ आपको इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करना पड़ता था। जब आप डीसी सेलेक्ट हो जाते हैं या किसी जिला स्तर के या किसी भी दूसरे पोस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारे डिसीजन खुद से लेने होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एक चीज़ हो जाती है। दूसरा चीज़, जब आप किसी छोटे पोस्ट में होते हैं तब आपको खुद काम करना होता है। जब आपका पोस्ट जब बड़ा हो जाता है तो आपको खुद काम करना ही है, साथ ही साथ आपके बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे काम करवाना भी है, सो दैट कि पब्लिक सर्विस जो है वो सुनिश्चित हो सके, पब्लिक को जो उनका काम है वो टाइमली मिल सके और अच्छे से हो सके। तो ये क्या है ना, ड्यूटीज़ में एक चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब आप हायर पोस्ट पे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि जो फैमिली टाइम या दोस्तों के लिए जो समय है, या आप इधर उधर घूमने फिरने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो समय निकाला करते थे वो कम हो जाता है। अप्रोच और लोगों मतलब एक रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है समाज में। तो आप जो कहते हैं आपकी बातों को वजन के रूप में देखा जाता है कि हाँ ठीक है सर कह रहे हैं। या घर में भी इवन ये हो जाता था कि पहले कोई बात बोली जाती थी तो उस पर आर्गू किया जाता था कि ये सही है नहीं है। अभी मैं बोल दिया तो हाँ ठीक है, सूरज बोल रहा है तो सही है। तो ये एक चीज़ हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं बहुत सारे लाइफ में, और आपके सोचने का नज़रिया भी बदलता है कहीं ना कहीं। आप जब जितना ब्रॉड आपका काम होता रहेगा, इवन जैसे बहुत सारे हमारे सर लोग रहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लेते हैं। हमारे स्टेट कैडर के हम लोग बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई सारी लेते हैं। तो जितना आपका जो दायरा है वो बड़ा होते जाता है, वैसे ही आपकी सोच खुलती भी जाती है। और आप थोड़े, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम
हमेशा जो है मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, वो एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं उसकी तरफ जो है। बहुत सही। फिर आपका जॉब रोल रहता क्या है एज एन एस्पिरेंट? कोई अगर पीएससी का एग्जामिनेशन दिलाता है, पहला एम तो उनका रहता है कि हाँ भाई डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। तो जब कोई ज्वाइन करता है, आपने तो उस फेज़ को देख लिया, आपको 8 साल हो गए हैं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या जॉब रोल रहता है, और कैसे फिर उसका दायित्व मतलब इंक्रीज होते जाता है? ठीक है, जब कभी सिलेक्शन के बाद कोई ज्वाइन करता है तो सामान्य तौर पे एक ट्रेनिंग का फेज़ रहता है उसकी लाइफ में। शुरुआत में जैसे ही वो कलेक्ट्रेट में ज्वाइन करता है, कलेक्ट्रेट में ज्वाइन करने के बाद उसको 5-6 महीने का एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है कि उसमें आप कुछ समय के लिए थाने में जाके ट्रेनिंग करेंगे, तहसील में जाएंगे, जिला पंचायत में जाएंगे, ऐसा बहुत सारे जो होते हैं। कलेक्ट्रेट के भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस में जाके आप ट्रेनिंग करते हैं। बट साथ ही साथ होता ये है कि चूँकि हमेशा से डिप्टी कलेक्टर्स की संख्या उतनी नहीं रही है जितनी ज़िले में रिक्वायर्ड रहती है, धीरे धीरे अभी हमारा कैडर चूँकि बड़ा हो गया है तो अब वो स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। तो होता ये है कि आपके ट्रेनिंग के साथ साथ आपको काम भी दे दिया जाता है। जैसे चूँकि मैं अपना बता दूं तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। 6 महीने की लगभग मेरी ट्रेनिंग शेड्यूल फिक्स हुई थी, बट जब मैं ज्वाइन किया था साथ ही साथ मुझे स्वच्छ भारत मिशन का काम दे दिया गया था कि आप जाइए जिला पंचायत में बैठिए, वहाँ पे एक पीओ हुआ करते थे, उनके साथ में मुझे काम करना था स्वच्छ भारत मिशन में। तो 1.5 महीने वो काम किया। फिर मैं ट्रेनिंग, हमारी निमोरा में ट्रेनिंग भी होती है, 2 ट्रेनिंग होती है, एक फाउंडेशन दूसरा इंडक्शन। तो फाउंडेशन ट्रेनिंग में आया, फिर जब मैं वापस गया तो मुझे तहसीलदारी का चार्ज मिला। फिर उसके बाद फिर मैं कुछ जिला प्रशासन ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी काम ले रखा था तालाब सफाई का। वहाँ जब भी अब कभी भी कोंडागांव जाएंगे, कोंडागांव ज़िले में मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो वहाँ एक बांधा तालाब है, वहाँ पे उसकी सफाई की जिम्मेदारी जो है वो हालांकि डीएम ने उठा रखी थी, बट उनके नीचे सारा काम मुझे देखना होता था। तो वो एक बहुत ही अच्छा काम था। हमने एक समर कोंडागांव कार्निवल नाम से एक समर कैंप लगाया था बच्चों का, पूरी तरीके से निःशुल्क। बहुत सारी विधाओं में उनको ट्रेनिंग हमने दी थी, 20-25 दिन। तो ऐसा करके मेरा 4-5 महीना निकला। फिर मुझे एसडीएम बना दिया गया। हालांकि एसडीएम बनाने के लिए मैं बहुत नया था, मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई थी, तो मैं केशकाल का एसडीएम बना दिया गया। कौन से ईयर की बात चल रही है? ये 2016 की बात चल रही है। मैंने दिसंबर 2023 में ज्वाइन किया था। हाँ, और 2016 की बात चल रही है। ओके हाँ। तो आपको ट्रेनिंग तो करनी है। अच्छा, मैं जब एसडीएम बन गया तो अब तो आप एज ए एसडीएम काम कर रहे हैं, आपको सारे डिपार्टमेंट से काम कराने हैं, सारा चीज़ लॉ एंड ऑर्डर से लेके आपके खुद के ऑफिसर्स के केसेस और सारी चीज़ें लाइन अप करके रखनी है। तो अब आपको ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं। तो फिर जब 5-7 महीने हो गए, जब जिले में और भी दूसरे ऑफिसर्स की पोस्टिंग हो गई, तब मैंने डीएम से सर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे वापस बुलाया जाए जिले में। फिर मैंने ट्रेनिंग रीस्टार्ट की। तो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि आप ये इसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। जैसे जिले की आवश्यकता होती है, जैसी परिस्थितियां वहाँ निर्मित होती हैं, उसी तरीके से आप वहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, बना दिया जाता है। सर थोड़ा सा तो ये बता दीजिए, कई लोगों को यहाँ पर ना डाउट रहता है कि आप डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट होते हो, आप एसडीएम कैसे बन जाते हो, आप नायब तहसीलदार कैसे बन जाते हो, आप सीईओ जनपद कैसे बन जाते हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अभी जब आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपका ट्रेनिंग का एक टाइम होता है। सामान्य तौर पे गवर्नमेंट ने 2-3 साल का प्रोबेशन अभी रखा हुआ है। तो जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं उस समय आपकी सर्विस जो है वो स्थायी नहीं हुई होती है। आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है। तो जब आप शुरू में ज्वाइन करते हैं तो आपको उन सभी डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग के तौर पे उन सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग दी जाती है ताकि उन डिपार्टमेंट्स की चीज़ों को आप समझें बारीकी से। फिर जब आपको एसडीएम बनाया जाए तो उन सभी डिपार्टमेंट्स की में क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता रहे, ताकि आप जो है उसका एग्जीक्यूशन और उसकी समीक्षा आप अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनपद का सीईओ भी बनाया जाता है, क्योंकि जनपद सीईओ जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड लगभग रूरल डेवलपमेंट से लगभग सारी चीज़ें जनपद के ऑफिस से होती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं, उससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें वो हैंडल करते हैं। नगर निकाय का सीएमओ भी बनाया जाता है, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एज ए ट्रेनिंग के पार्ट दी जाती हैं, ताकि आप जब आगे बढ़ें तो आप जो है वो सारी चीज़ों से परिचित रहें और बेहतर काम कर सकें। पर यहाँ पे लोगों का ना सबसे बड़ा ड्रीम रहता है कि एसडीएम बने। जब आपको चार्ज मिला था तो कैसी फीलिंग थी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप संभाले? आशीष जी, एक्चुअली जब मेरे चार्ज मिला, मैंने पहले बताया था 5 महीने हुआ, तो मुझे उतना मैं प्रशासन को उतना समझ नहीं पाया था। तो जो पहला जो मुझे एसडीएमशिप मिला उसमें मुझे खुशी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई। एक दबाव था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं था। 5 महीना जो शुरू था मेरा, उसमें से 2 महीना तो मेरा एकेडमी में निकल गया था।
ट्रेनिंग के दौरान 3 महीने मैं फील्ड में था, उसमें भी मुझे मिसलेनियस काम मिला हुआ था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो काम नहीं देख पाया था मैं एज अ सीओ भी काम नहीं कर पाया था, तहसीलदार का भी मैं सिर्फ 20 दिन का चार्ज में था, वो भी मैं समर कैंप और तालाब सफाई के कारण मैं बहुत प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी महसूस हुई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होने से क्या हुआ कि आप जब जितना ज़्यादा अपने आप को क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है वो ज़रूरी होता है ना आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसकी वजह से सीखने का जो पेस था ना वो थोड़ा बढ़ा। तो एज ए एसडीएम आप जब बनते हैं, हाँ हर किसी की एक वो होती है कि डिप्टी कलेक्टर रहते हुए मेजर पार्ट जो है वो अपना एसडीएमशिप करते हुए निकाले। उसका रीज़न ये होता है कि आप वहाँ पे फ्री होके सारे डिपार्टमेंट्स का काम देखते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स का काम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब डिवीज़न में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अनऑफिशियली ऐसा कह दिया जाता है कि आप वहाँ के कलेक्टर हैं। तो आपको जो जिम्मेदारी जो दी हुई होती है उसको आपको कराने में, वो काम करने में वो बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत एंजॉय करते हो आप उस चीज़ को। इसीलिए लोग चाहते हैं कि आप फ्री होकर काम कर सकें, आप जैसा काम करना चाहते हैं वो फील्ड में दिखा सकें। तो लोग चाहते हैं कि वो एसडीएमशिप करें। हालांकि बहुत सारे ऐसे दूसरे जॉब्स, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी डिप्टी कलेक्टर्स की, जॉइंट कलेक्टर्स की पोस्टिंग होती है। मंत्रालय में भी बहुत सारे जगहों पे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। कलेक्ट्रेट में भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, वहाँ के भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट चूँकि हर किसी को हर जगह पोस्टिंग मिलनी चाहिए सो दैट कि वो उन चीज़ों को सीख भी सके, जान भी सके। जब वो हायर लेवल पे और हायर लेवल पे जाए तो वो जब पॉलिसी फॉर्मेशन की बात आए या जब और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने की बात आए तो वहाँ पे आसानी है। एक मेजर चेंज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप टीचिंग जॉब में थे जो कि बोला जाता है रिलेटिवली कम टेंशन का काम रहता है, फिर आप डिप्टी कलेक्टर बने, क्या चेंज आपको महसूस हुआ? क्योंकि कई लोग यहाँ पे हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, शायद जॉब में भी होंगे, कई लोग जो स्टूडेंट हैं बनेंगे ऑफिसर्स, तो क्या मेजर चेंज दिखता है और कैसे एक आदमी को अपनी पर्सनैलिटी बना के रखनी चाहिए, एक पर्सोना बना के रखना चाहिए कि जब आप उस पोस्ट पे जाएं तो उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ? देखिए, हालांकि टीचिंग का जॉब कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है ऐसा हम सोचते हैं, वो है मतलब क्योंकि वो हमारा जो काम है वहाँ पे पढ़ाने का है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे फील्ड्स को हमको नहीं देखना होता है। बट जो आइडियल बिहेवियर समाज एक टीचर से एक्सपेक्ट करता है वो मुझे नहीं लगता किसी और से एक्सपेक्ट करता होगा। जब मैं टीचर था तो मुझे ये लगता था कि मुझे जब मैं घर से बाहर निकलूँ, जब मैं स्कूल में हूँ, जब मैं घर में हूँ, तो हर जगह मैं एक टीचर का जो आइडियल पर्सनालिटी है वो कैरी करके चलूँ। वो प्रेशर जो था उसकी वजह से मुझे जब यहाँ मैं प्रशासन में आया तो मुझे उस पर आसानी हुई कि तब जब मैं टीचर था तब मुझे ये पर्सनालिटी लेके चलनी थी। अब जब मैं प्रशासन में आ गया हूँ तो भी मुझे जो है वो एक पब्लिक बिहेवियर जो मेरा होना चाहिए, पब्लिक के बीच में जब मैं हूँ तो मुझे एक संतुलित बिहेवियर रखना है, बैलेंस्ड बिहेवियर रखना है। वो चीज़ जो है वो मुझे वहाँ से मिली और उस चीज़ को मैं यहाँ पे कंटिन्यू किया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब तैयारी भी करते रहते हैं ना कहीं ये आपका एक पर्सनैलिटी बनता रहता है कि हाउ यू विल बी डीलिंग विथ ऑल दी अदर ऑफिसर्स। आपके साथ आपके जूनियर्स होंगे, भले वो आपके रैंक के होंगे, आपके साथ आपके सीनियर्स होंगे, मतलब बड़े उम्र में। तो ऐसे क्या आपको अपने प्रिपरेशन फेज़ में ध्यान रखना चाहिए जो आपको ना आपके जॉब के बाद भी, जॉब के टाइम पे भी हेल्प करेगा कि यार ये सारी बेसिक क्वालिटीज़ तो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए? आशीष जी, मुझे ये लगता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो कि कल के डेट में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सारा फोकस जो है वो किताबों में, ज्ञान अर्जन में होना चाहिए। कल के डेट में हम जो है ऑफिसर बनेंगे तो हमको कैसा बिहेव करना होगा, क्या करना होगा, ये सारी चीज़ों को हम अगर तैयारी करने के समय से अपने दिमाग में रखना शुरू करें तो क्या होता है, एक फोकस, आप दिमाग को कई सारी चीज़ों में एक साथ फोकस में नहीं रख सकते। आपका जो फोकस होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए कि हाँ आपको ये पढ़ना है, ये सीखना है और इसका एग्ज़ाम में उसको एग्जीक्यूट करना है, यूज़ करना है। तो मुझे लगता है कि सारा फोकस आपका पढ़ाई में होना चाहिए और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे आप अपने सहकर्मियों को, सीनियर्स को देख के खुद ब खुद जो है वो सीख जाएंगे कि हाँ हमको इस तरीके का बर्ताव करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये मैंने सर इसलिए पूछा ना क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये सारी चीज़ें ना आपके इंटरव्यू राउंड में रिफ्लेक्ट होती है। आप बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया था और आपको क्या लगता है कि यार वहाँ पर इन चीज़ों का बस आप ध्यान रख लेना, ये हो जाएगा। और खासकर लास्ट वाला पॉइंट, हॉबीज़ वाला सेक्शन। हॉबीज़ ऐसी चीज़ें, देखिए मैं कोई भी पीएससी का जो स्टूडेंट होता है वो सामान्य तौर पे ये होता है कि पढ़ाई में इतना मशगूल होता है कि वो अपने हॉबीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है।
बट ये रहता है कि 3-4 चीज़ें हैं। मैं हमेशा जब कभी मुझे इंटरव्यू के क्लासेस में बुलाया जाता है तैयारी करवाते समय, तो मैं जाता हूँ तो 3-4 चीज़ें मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आपका जो एकेडमिक, जो आपने जो पढ़ाई करी हुई है वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपना डाला हुआ है, जो आपका पर्सनल बायोडाटा जो हम उसमें डालते हैं, उसमें आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, चाहे हॉबी हो गया आपका, किस ज़िले से हैं आप, आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, और भी जो भी चीज़ें, सारा चीज़ आपने जो डाला हुआ है बायोडाटा में, वो एक पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट ये हो गया कि आप वर्तमान में अब प्रैक्टिकल जो समझ रखते हैं, चाहे देश दुनिया की हो या करंट अफेयर्स की हो, वो चीज़ें कैसी रखते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि बोर्ड में कौन कौन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके द्वारा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू हुए उसमें पूछे गए हैं। ओके, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में आपको प्रत्येक की प्रॉपर तैयारी करनी है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आप जैसे हैं उसी को जाके आप वहाँ पे रिफ्लेक्ट। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस होता है, उसकी तैयारी करके जाते हैं। जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं आपके पास कोई सिलेबस नहीं होता, और आपको, मुझे लगता है कि उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उसमें, उसके आपके जो इंटरव्यू में आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और वो रिफ्लेक्ट होगा आपके मार्क्स के तौर पर। बहुत सही सर। आपने क्या तैयारी की थी और आपका कैसा गया था इंटरव्यू? मैं आशीष जी, दरअसल टोटल 4 इंटरव्यू दूँ। एक असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी एग्ज़ाम पीएससी ने लिया हुआ था, वो एग्ज़ाम भी, उसका भी इंटरव्यू मैंने दिया था। तो चौथा इंटरव्यू मेरा जो था वो बहुत सही गया था, इसलिए क्योंकि मैं बाकी 3 इंटरव्यूज से सीखा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो मैंने 4 जो डायरेक्शन पॉइंट्स बताए, इन 4 उस पर आपको टॉपिक्स पे आपको तैयारी करनी है करके, तो उन सब चीज़ों को मैं तैयार करके आखिरी इंटरव्यू में गया हुआ था। और टॉप 10 जो हमारे लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे ही मिले हुए थे, मोर देन 90 मार्क्स मिले हुए थे। बाकी लोगों को जो है वो मुझसे कम मार्क्स मिले हुए थे। उसका रीज़न यही था कि मैंने ये जो 4 चीज़ें कहीं, हम क्या करते हैं ये 4 पॉइंट्स में मैंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है तैयार किया। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, मुझे कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे पता था। बट चूंकि क्या होता है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2008 में, पीजी हुआ 2008 में, और फिर मेरा इंटरव्यू, अगर मैं फाइनल अटेम्प्ट जब मैं दिला रहा हूँ तो मेरा इंटरव्यू हुआ 2015 में। तो काफ़ी गैप हो चुका होता है, और सिलेबस भी काफ़ी अंतर होता है। जब आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो हम, क्या होता है, कई बार प्रेशर में आते हैं, टाइम भी कम होता है, तो बेसिक चीज़ें देख पाया था मैं, और पूरा प्रॉपर तैयारी उसकी मेरे एजुकेशनल सब्जेक्ट्स की जो थी वो नहीं हो पाई थी। बट फिर भी जितना हुआ था उतना मेरे इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट था। हम 4-5 दोस्तों का ग्रुप था जिसमें हम मॉक आपस में दिलाया करते थे, और एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछा करते थे। कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें वाली किताब उठाएंगे, चाहे किसी कोचिंग की हो या किसी टीचर की हो, तो आप देखेंगे कि आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर लिखे होते हैं। तो 100, 150, 200 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपकी हॉबी क्या है, आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी तैयारी आपको पहले कर लेनी चाहिए। हमने मॉक दिलाया, वो सब तैयारी की। कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो सीनियर्स, जो टीचर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पक्का वहाँ जाना चाहिए जब आपका, खासकर जब आपका पहला इंटरव्यू आप हो, तो वहाँ पक्का जाना चाहिए आपको, ताकि आप देख पाएँ, सुन पाएँ, पुराने लोगों के अनुभवों से सीख पाएँ। लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती कि हम हर चीज़ की गलती करें और हम खुद सीखें। हमको दूसरों से भी सीखना चाहिए कि कैसे लोगों ने उस चीज़ को अचीव किया है, और सीख के उसको आगे बढ़ेंगे तो जल्दी सफलता मिल पाएगी। तो वो हमने उसकी भी तैयारी करी। और फिर बाकी जो है गूगल ने बहुत मदद की। हम जब मेरा इंटरव्यू था तब मैं ऐसे तैयारी करता था, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन का एक्ट है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट मैंने सर्च किया, तो उसमें जो भी रूल्स वगैरह जो भी आ गए, तो वो कुछ समझ में आया नहीं। फिर दूसरा जब इंटरव्यू या तीसरा जब इंटरव्यू हुआ, तो मैंने उसका जो अपना जो गूगल से सर्च करने का तरीका बदला। मैंने बोला कि पुराने और नए लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या डिफरेंस है, बहुत क्यों बेहतर है, तो मैं क्या इसका जो है ना, मैं गूगल से पूछना शुरू किया, तो उसने मुझे बहुत मदद की। यही एक्सपीरियंस है सर। तो वो मैंने बताया ना, वो जो इंटरव्यू दे के जो एक्सपीरियंस मिला वो मुझे मिला। तो मैं इसीलिए बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें, मॉक ज़रूर करें, टीचर्स के पास जाएं ज़रूर, कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं उनको आपस में 4-5 दोस्त मिल के आप जो है वो तैयारी ज़रूर कर लीजिए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है ना यही एक्सपीरियंस है जो आपको ना समझ में आता है, एक से आप ग्रो होते हो आपको समझ में आता है कि एक मेंटालिटी होती कैसी है एक इंटरव्यूअर की। उसको एकदम फैक्ट्स नहीं चाहिए, उनको डिफरेंसेस चाहिए, उनको ये जानना है कि अब आप नए चेंज को क्या जानते हैं। पर अभी सर एक बहुत बहुत ना मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा उनको आप गाइड करिए, मोटिवेट करिए। अभी फ़िलहाल ऐसे ही मेरे दोस्त थे, स्टूडेंट्स थे, जैसे ही अभी वो शिफ्ट हुआ ना डेट, तो बहुत दुखी हो गए। उनके लिए कुछ कहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को अभी भी स्ट्रांग रखें। कई लोगों का ऐसा ना सर, लाइफ घर में मांग के आए वो 1 साल और दे देना पापा प्लीज़, इस बार वो कर लेंगे, या बच्ची बोल रही है अगले साल शादी करेंगे, है ना। तो वो जो 1 साल है हमको ऐसा लगता है, पर उससे ना पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। कैसे उस चीज़ को आप बताइए कि ना लोग मोटिवेट रहें और करते रहें, क्योंकि एक अटेम्प्ट चाहिए रहता है लाइफ में। मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो जो सबसे आप सभी के सामने भी रहेगी, जब आप अपना पुराना देखेंगे छत्तीसगढ़ में पीएससी कब कब हुआ, कैसे हुआ। अभी का जो फेज़ है उसमें थोड़ा समय लग रहा है एग्ज़ाम होने में, रिज़ल्ट आने में, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन समय जो आप बता रहे हैं। आप 2008 की वैकेंसी याद करिए। CGPSC जब 2008 की वैकेंसी आई थी, उस समय क्या हुआ था, कोर्ट से स्टे मिला हुआ था, इस वजह से उसका मेंस जो है वो काफ़ी लेट से 5 साल बाद हुआ उसका मेंस। 5 साल बाद जब मेंस हुआ तो उस 5 साल के बीच में कई सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। जिनका प्रीलिम्स क्लियर होना था या हो चुका था, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी रिजल्ट आने के पहले। कई सारे लोग छोटे मोटे जॉब्स में सेलेक्ट होकर उधर चले गए। जो बचे हुए थे वो सेलेक्ट हुए। जो बचे हुए थे, जिन्होंने तैयारी कंटिन्यू रखी हुई थी, वो सेलेक्ट हुए। और मैं बताऊं, उस बैच से बेहतर बैच, मतलब उस बैच को प्रत्येक चीज़ टाइम पे मिल रही है अभी फ़िलहाल। बहुत जल्दी IAS अवार्ड होने वाले हैं वो लोग। तो जिन्होंने तैयारी छोड़ दी और जिन्होंने तैयारी कंटिन्यू रखी, उनके लाइफ में क्या अंतर है। एक होगा अभी IAS ऑफिसर 2024-25 में, उस बैच में IAS ऑफिसर बनना शुरू हो जाएंगे, अवार्ड होना शुरू हो जाएगा उस बैच का। और दूसरे वो लोग जिन्होंने कोई दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई छोड़ दी, वो उनकी स्थिति देख। तो ये जो मोटिवेशन आपको, भाई आपको हमेशा जो है, आपकी लाइफ जो है वो 2 साल 4 साल की नहीं, आपकी लाइफ जो है वो 70-75 साल की है या उससे भी ज़्यादा। तो आपको ये देखना है कि क्या आप 1-2 साल के कारण आप अपनी पूरी लाइफ को अफेक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव तरीके से या निगेटिव तरीके से, आपका डिसीजन। एक तो ये एग्जांपल हो गया। जो आप बोल रहे हैं कि हर किसी को चाहिए कि पूरा परिवार अफेक्ट हो जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, शादी ब्याह से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं और भी कई सारी चीज़ें। और मैं तो खुद जॉब में था, दूसरे जॉब्स में, तो मेरे अंदर भी प्रेशर था। तो उसको मैं ऐसे हैंडल करता था कि जब कभी भी किसी का रिश्ता आता था, तो पहले तो मैं घर में ये बोलने की कोशिश करता था कि नहीं, मुझे एक अटेम्प्ट दिलाने दो, ये मेंस मेरा आखिरी है, इसके बाद मैं नहीं दिलाऊंगा। तो शुरू में पहली बार तो वो लोग रेडी हो गए, हाँ ठीक है चलो ये मेंस आखिरी है तो दिला लो। फिर अगली बार फिर बोला कि नहीं, पिछले बार तो सेलेक्ट नहीं हो पाया था, ये मेरा मेंस दिलाने दे दीजिए मुझे। तो फिर बोले यार तुम हर बार यही करते हो। तो बोला ठीक है चलिए, जिनका रिश्ता आया दिखाइए। फिर मैं जो है करता था, नहीं मुझे पसंद नहीं आई। तो क्या होता था, उनकी एक मजबूरी हो जाती थी, हाँ ठीक है यार मेंस तक की बात तो अलग की, अब बच्चे को पसंद नहीं आ रहा तो इसके बयान थोड़ी कर देंगे। तो फिर उसकी वजह से 5-6 महीना जो है टाइम और मिल जाता था, तब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट का मेंस दिला लिए। ऐसा करके टैक्टफुली जो है वो उसको आगे, क्योंकि मुझे पता था कि आपको जो है ना, जो करियर है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पूरी लाइफ में। मतलब आपका, मैं कई सारी चीज़ें जो है हम सोचते हैं फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने जो बताया कि करियर जो है वो सुप्रीम इम्पोर्टेंस रखता है आपके लाइफ में। करियर इज़ एवरीथिंग। आपका करियर जैसा होगा, इवन आपके घर वाले भी वैसा बर्ताव करेंगे आपसे। प्रैक्टिकल सोसाइटी है बहुत सही। और आपका घर, आपके दोस्त यार, आपको जानने वाले, आपको नहीं जानने वाले, सब के सब वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा करियर आपका होगा। तो जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हमेशा इम्पोर्टेंट बना के रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो सिर्फ करियर के नाम पे सारी चीज़ों को साइड पे रख दें, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, मैं ये नहीं कहता। बट आपको पता है कि जो टाइम आपका करियर बनाने का है, उस टाइम पे आपको करियर ही बनाना है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इत्यादि में अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंकना नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू इस बात को कहा। मतलब एक्चुअल में गूज़बम्स आ गए और ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आजकल के न्यू स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था वो 2008 का फेज़ कि फाइनली वो इतने साल के बाद हुआ।
और जो लोग सिलेक्ट हुए आज कितने अच्छे फेज में। और बिल्कुल पुरानी चीज़ों को कोई नहीं गिनता सर, कोई नहीं देखता, कोई याद नहीं करता कि आपने क्या किया था, क्या हुआ था, आपकी पुरानी लाइफ कैसी थी, आप क्या पहन के घूमा करते थे, आप कैसे थे उस टाइम, वो कोई नहीं देखता है। फाइनली ये देखते हैं ही इज़ एन एग्जाम्पल। सही है। हमारे कोचिंग के टीचर कहा करते थे कि जो गधे होते हैं, सॉरी जो घोड़े होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में सेलेक्ट होकर वहीं खुश हो जाते हैं और रह जाते हैं, और जो गधे होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आप घोड़े हो, आपको पता होना चाहिए आप घोड़े हो, कंटिन्यू करो। आप जो है वो छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फाइड मत होइए या छोटी मोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर आपके अंदर जो क्वालिटी थी, आप जो सिलेक्शन ले सकते थे, जो आप अचीव कर सकते थे, वो आप अचीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया। चाहे आप फ्रस्ट्रेट होके, समय के कारण फ्रस्ट्रेट होके, या किसी और परिस्थिति के कारण फ्रस्ट्रेट होके, या किसी भी कारण से आपने जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लिया, पीछे रह गए। कंप्रोमाइज़ जिन्होंने नहीं किया, मेहनत कंटिन्यू करके जारी रखी, तो वो आगे बढ़ गए। कोई ऐसा फेस है जब आपको ऐसा लगा हो, जब आप काम कर रहे थे तो दिस द पॉइंट, मज़ा आ गया? कई बार ऐसा रहता है ना कि मतलब हम लगे रहते हैं और एक ड्रीम रहता है हम लोगों का बचपन से कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, या जब मैं बहुत कमाने लगूंगा, या जब मेरे अंदर बहुत पावर होगी, ताकत होगी, तो मैं इन लोगों की मदद करूंगा। ऐसा कुछ आपने किया हो? और एग्जैक्टली आशीष जी, ऐसा एग्जैक्टली कई सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जिसमें हम जो है वो लोगों की जब मदद करते हैं कि हमने अपना पुराना समय देखा है कि जब हमको खुद अपने सर्टिफिकेट्स इत्यादि बनाने थे, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता था, 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसा। आज के समय में हम ये करते हैं कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइडर है। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ हम जब काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई किसी को अपने घर से उठ के आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम उसके घर तक जाके उससे सारा चीज़ लेके हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो सोचिए उसके लिए कितनी अच्छी बात है। इवन हम सब जो है वो, जैसे गवर्नमेंट की एक छोटी सी स्कीम है मितान योजना, शहरों में जो अभी शुरू हुई है, नगर निगमों में, आप फ़ोन करिए, आपको जो भी प्रमाण पत्र बनवाना है वो संबंधित व्यक्ति आपको डॉक्यूमेंट्स बताएगा, मितान आपके घर में आएगा, जो भी चीज़ें अपलोड करेगा, और उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा। इस योजना का लाभ इवन हम सब भी ले रहे हैं। मुझे अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, मैंने मितान कॉल किया 145 में, वो उन्होंने बताया ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा सर, मैं रेडी रखा, उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया, संडे आएंगे सर इतने बजे, वो आए, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स लिया। अब सोचिए घर बैठे लोगों को जब हम करते हैं कि लोगों को बिना परेशान हुए जब उनको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। कोई हमारे ऑफिस में आया, हमने उनका काम तुरंत कर दिया। फॉर एग्जांपल किसी का कुछ रेवेन्यू रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आती हैं डायरेक्टली, तो जैसे कोई किसान आया, उन्होंने कहा कि सर ये ऐसा आदेश हुआ था, बट मेरा रिकॉर्ड करेक्शन नहीं हो पाया। हमने तुरंत स्टेनो को बोला हल्का पटवारी से बात कराएं, हल्का पटवारी से बात हुई, उन्होंने तुरंत रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया, वो आए हैं और 5-10 मिनट के अंदर उनका काम हो गया है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स, मैंने ये एग्जांपल दिया, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जब हम पब्लिक को बिना उनको परेशान हुए तुरंत सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, तब जाके आता है सेटिस्फैक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को उतना इंपॉर्टेंस दें, चाहे वो गरीब व्यक्ति आपके पास है, चाहे अमीर व्यक्ति आपके पास है, आपको प्रत्येक को इम्पोर्टेंस देना जरूरी। कैसे रहे हैं आप हमेशा? मतलब इतनी पॉजिटिविटी हो गई है, हमेशा से सब कुछ अच्छा था। आप अपने लोएस्ट पॉइंट को बताइए, जिस दिन आपको लगा होगा कि यार मतलब एकदम खराब लग रहा है, मैं क्या होगा, कैसा होगा। क्योंकि आप जब लोगों को टीवी पे देखते हो ना, आप उनकी ना हमेशा हरी चीज़ें देखते हो, सही गुड टाइम्स ही देखते हो, पर आप लोगों के भी कोई बैड टाइम्स होते हैं। क्योंकि मैं ना स्टूडेंट से वो चीज़ को ना रिलेट करवाना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी हुआ है यार, प्लीज़ कंटिन्यू कर लो, तुम्हारा भी अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट हुआ ये कि मैं पुराने उसमें जाता हूँ। जब मैं पहले मेंस की तैयारी जब हम कर रहे थे, मैंने बताया था आपको, मेंस के ठीक पहले असिस्टेंट मैनेजर का रिज़ल्ट आया था, मेरा 2nd रैंक आया था स्टेट में। तो हुआ ये कि उस रिज़ल्ट के 2 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम था, और उस रिज़ल्ट ने इतनी खुशी भर दी थी मेरे अंदर। लोग कहते थे अरे वाह यार, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आपने, मतलब मैं हार्डली, मेरे को 1.5 साल हुआ था तैयारी करते हुए, 1.5 साल हार्डली।
तो उस बीच में इतना अच्छा रिजल्ट आ जाने से महीने भर मेरा जो है ना वो एक अंदर की जो खुशी थी उसमें ख़राब हो गया। मतलब ये मान के चलिए कि किसी एक सफलता ने दूसरे एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया। तो जब मैं मेंस दिलाया तो मैं जो मैंने बताया 3 कुछ मानवीय भूलें भी हो गई मुझसे, क्योंकि ये था कि मेरा एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम के पहले प्रॉपर प्रिपरेशन जो होना था वो नहीं हो पाया था। उसकी वजह से भी मेरा रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया। इंटरव्यू जब मैं दिलाया, इंटरव्यू मेरा बहुत बुरा गया, पहला इंटरव्यू। तो जब मेरा मेंस और इंटरव्यू दोनों ख़राब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ना हताश टाइप का हो गया था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद और अपन ने क्या कर दिया, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, चूँकि पैटर्न भी चेंज हो रहा था नेक्स्ट। तो वो एक ऐसा समय था जब मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया। मेरे साथ में कुछ मेरे जो दोस्त थे, हालांकि हमारे जो साथ तैयारी किए हुए थे उसमें वो पहला अटेम्प्ट था उन सभी उनका, तो उसमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। दो लोगों का सिलेक्शन हुआ था, वो दोनों डीएसपी बने हुए थे। बट ये लगा यार जो अपॉर्चुनिटी इनको मिली हुई थी वही अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी, मैं कैश नहीं कर पाया उसको, मुझसे गलती हो गई। तो वो एक समय था जब मैं काफ़ी मतलब डिमोरलाइज था, अंडर कॉन्फिडेंट था कि क्या करने क्या ना करें करके। फिर मैंने एक जॉब ज्वाइन की, थोड़ा समय बीता तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर आपको होता ये है कि आप जो है ना आपको अपनी गलतियों से सीखना होता है। हालांकि आप हर बार जो है वो गलतियों को रिपीट ना करें, ऐसी चीज़ नहीं होती है, बट आपको गलतियों से सीखना होता है। तो मैंने अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस था उससे सीखा। नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिलाया था, हालांकि वो चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोलना चाहूँगा। जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दिलाया तो मैंने ये देखा कि मैं जब पुराने पैटर्न में जब मैं तैयारी करता था तो गिन के ये जो 10-12 सब्जेक्ट्स हैं इसकी तैयारी मैंने कर रखी है। लेकिन जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है, फॉर एग्जांपल मैथ्स का, साइंस का, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ और बहुत कम बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से सेलेक्ट हो पाते हैं, तो मैंने ये देखा कि मैथ्स और साइंस का जो पोर्शन जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप में देखते थे वो चेंज हो गया है सिलेबस। तो मैंने अपनी तैयारी का अधिकांश समय, मतलब मुझे ये मान के चलिए मैंने जॉब से लगभग 40 दिन की छुट्टी ले रखी थी, उसमें से लगभग 30-35 दिन मैंने सिर्फ मैथ्स और साइंस को दिया, सिर्फ मैथ्स और साइंस। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको नहीं देता तो मैं एग्ज़ाम में जाके मुझे उसमें 0 मार्क्स मिलते, और अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ता, अगर मुझे बाकी सब्जेक्ट्स को बिना पढ़े अगर 8 मार्क्स मिले तो पढ़ के मुझे 10 मार्क्स मिलते, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई मेरे 10-12 सब्जेक्ट जो एवरेज प्रिपेयर्ड हैं उसको एवरेज प्रिपेयर्ड रहने दूँ, और 3 सब्जेक्ट में जो प्रिपेयर्ड नहीं हैं उनको मैं एवरेज लेवल तक ले आऊँ। फिर उसके बाद फिर जो हमारे अंदर जो भी हमने पिछली पढ़ाई कर रखी हुई है, जितना इधर उधर के एग्जाम दिला के रखे हैं, जो अनुभव लिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम के पेपर सॉल्व किए, उन अनुभवों से आप जो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी करें जिसकी तैयारी आपकी नहीं है। आप कोई एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करके आप सोचेंगे कि बाकी सब्जेक्ट से मार्क्स को आप कवर कर लेंगे करके, वो पॉसिबल नहीं। तो वो एक ऐसा फेज़ था जब मुझे लगा कि यार गड़बड़ हो गया है करके। फिर उसके बाद फिर हमने फिर से, क्योंकि हमको तैयारी तो करनी ही थी, आगे बढ़ना ही था, एक मन में दिमाग में था कि यार नहीं ये इस लेवल के लिए नहीं बने हुए हैं, थोड़ा आगे जाना है, तो फिर वो कंटिन्यू किया। सर एक और क्वेश्चन, आप एकदम आइडियल स्टूडेंट रहे हैं क्या? आप लोगों के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है जो हम लोगों के लाइफ में आया करता था? हाँ, मोबाइल हो गया या कहीं घूमने जाना हो गया, या मतलब आप खो ही गए हैं? क्योंकि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। एक आपके अंदर के खुद के रहते हैं कि आप अपने थॉट्स में खो गए, या तो फ्यूचर में हो या तो पास्ट में हो, या अपने आप को मतलब कोस रहे हो। एक होता है कि पीपल अफेक्टेड रहता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, आपको लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आसपास का माहौल, मौसम भी कर देता है सर। मतलब बाहर सुहाना मौसम है, ऐसा लग रहा है आज तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं और आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए बात ऐसी है, आप जितना ज़्यादा देश दुनिया के बारे में या घर परिवार के बारे में या दोस्तों के बारे में बीच में उठना बैठना जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। जितना ज़्यादा आप बाहर निकलेंगे चीज़ों को लेके उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। जितना ज़्यादा आप जो है वो लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से, मतलब मेरा ये मानना है कि जब आप तैयारी करते हो, वो जो हम बोलते हैं ना कि वो खच्चर के उसमें या घोड़े के आँखों की दोनों तरफ गत्ते लगे हुए थे, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही दिशा में देखना होता है और किसी और दिशा में नहीं देखना होता है। तो वो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। मेरे साथ क्या होता था, जब मैं तैयारी करने के लिए यहाँ आता था, मैं यहाँ इसलिए आता था क्योंकि मुझे पुराने समय से एक चीज़ ये थी कि जब मैं स्कूल में रहता हूँ तो मुझे नवोदय जाता था तो मुझे पढ़ाई करने का वहाँ पे मन करता था। क्यों? क्योंकि वो अलग जगह है, घर से अलग जगह है।
वैसे ही जब मैं घर जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं हूँ। पुराने समय की बात याद आती थी ऋषि मुनियों की, जब उनको तपस्या करनी होती थी तो वो घर बार छोड़ के जंगलों में जाया करते थे, एकांत में जाया करते थे। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मेरे लिए भी वही लागू होता था। जब मैं यहाँ बिलासपुर आता था, एक छोटा सा रूम होता था। उस छोटे से रूम में आप टेबल लगाए हुए, और छोटे से रूम में भी आपका ध्यान कहीं नहीं है, आप दीवार की तरफ आपका टेबल रखा हुआ है, आपके सामने देखने के लिए या तो दीवार है या तो आपकी किताब है। मैं जब तैयारी शुरू किया हुआ था, तब मेरा जब पहला सिलेक्शन जब तक नहीं हुआ था, तब तक मैंने स्मार्टफोन भी नहीं खरीदा था। तब 2012-13 के आसपास जो है, 12-13 के आसपास जो है वो आपका उतना ज़्यादा हम ऑनलाइन पढ़ाई पे फोकस भी नहीं करते थे। हम जो है ऑफलाइन पढ़ाई जो है वो ज़्यादा किया करते थे। आजकल थोड़ा सा समय बदला है कि लोग जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे काम करते हैं। तो मैं स्मार्टफोन भी नहीं रखा हुआ था उस समय। मैं सिर्फ मुझे पता था कि ये सिलेबस है और उसके संबंधित ये किताबें हैं, इन किताबों को और इन करंट अफेयर्स की और इन मैगजीन्स को और इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। मुझे प्राइमरी मेरा टास्क यही है, और उनमें जब तक मैं मास्टरी हासिल नहीं करता मुझे कुछ और नहीं करना है। कई सारे मेरे फ्रेंड्स होते थे जो कभी घूमने निकल जाते थे शाम को, यार चलो आज मूड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब मुझे जितना समय मिलता था 1.5-2 महीने का, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता था। मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो इसके लिए मैं एक पतली सी एक किताब मैंने पढ़ी हुई थी, शायद किसी उसकी रही होगी ऑथर, मुझे याद नहीं, बहुत पतली सी किताब थी। उसमें लिखा हुआ था कि आप जब विद्यार्थी होते हैं तो कंसंट्रेशन कैसे हासिल करें। तो कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए उन्होंने 3-4 एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बताई थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप सारी चीज़ों से निवृत्त होकर बैठें। ये आप जो है आपको बार बार प्यास लग रही है, इनकेस अगर मान के चलो गर्मी का मौसम है तो आप अपने अगल बगल में बॉटल रख लीजिए। आप जो है इनकेस अगर आपको लगता है कि आपका सिटिंग प्रॉपर नहीं है तो आप प्रॉपर टेबल और कुर्सी ऐसा रखिए जिसमें आप लंबी सिटिंग कर सकें। जब आप जो है वो पढ़ने के लिए बैठें, आपका मोबाइल स्विच्ड ऑफ हो, आपकी बार बार जो है वो आप घड़ी को ना देखें। इसके लिए आप बेहतर ये है कि आप 2.5 घंटे 3 घंटे जितनी भी आपको लगता है आपकी कैपेसिटी, आप उसके लिए अलार्म सेट करके कहीं पे रख लीजिए घड़ी को। मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ने बैठता था तो अपने पास ये सोच के बैठता था कि मुझे अब 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो नाश्ता करना है तो नाश्ता करके बैठ गए, भूख लगी हुई है तो खा लिए, पानी बगल में रख लिए, बैठ गए, बैठे हैं 2 घंटे 3 घंटे। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट आपका जो है ना वो उस चीज़ पे घुसने में आपको समय लगता है, कंसंट्रेशन हासिल करने में समय लगता है। वो जो हासिल करने में जो समय लगा हुआ है उसको मैक्सिमम आपको यूटिलाइज़ करना है। कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? जब आप डिस्ट्रैक्शन ना हो आपका। अब आपकी जैसे आपने बताया कि मौसम बाहर बारिश हो रही है, उसको देख के हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भाई कोशिश ये करें कि बाहर क्या चल रहा है ये दिखे ही ना, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अपोजिट जेंडर, उस समय एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है उस एज में होते हैं जब आपको बहुत मुश्किल होता है कि, और बहुत सारे अपने दोस्तों और आसपास में देखते हैं यार बड़ा अच्छा लगता है यार, है ना। तो हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि हमको इन सब चीज़ों में करियर फर्स्ट का, जो मैंने बताया था पहले ही कि हमेशा आपका करियर सुप्रीम इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें लाइफ में आपको हर चीज़ करने का मौका मिलता है। लाइफ इतनी बड़ी और इतनी अच्छी है कि आपको हर चीज़ करने का मौका मिलेगा। और वो मौका आपको अच्छे से कब मिलेगा? जब आपका अच्छा करियर होगा। अच्छा करियर बनाइए, उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं। मेरा बहुत छोटा सर्कल हुआ करता था, मैं हार्डली 4-5 दोस्तों के अलावा मैं किसी से मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। मैं सीनियर्स के पास भी नहीं जाता था कि सर कैसे पढ़ाई करना है, भैया मुझे बताइए क्या नहीं पढ़ना है। मैं खुद से सीखता था, एग्जाम्स के पुराने पैटर्न देखता था कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्वेश्चन आता है, क्या नहीं आता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करता था। दोस्तों से भी मैंने बताया कि दोस्तों के पास भी हम कब जाते थे, जब हम शाम को, जब हमको हमारा टाइम फिक्स था कि हमको सुबह चाय पीने जाना है, शाम को चाय पीने जाना है, तो उस चाय पीने के बहाने 4 दोस्त हुआ करते थे, उनसे आपस में चर्चा हो जाती थी। और चर्चा भी कैसी होती थी? पढ़ाई वाली चर्चा होती थी। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन आपका कम से कम तब होगा जब आप खुद जो सारे इन्वायरमेंट और सारे जो फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। दीवार के पास बैठ गए, खिड़कियां और बाकी सारी चीज़ों को ऐसा आप वो किए हैं कि आपकी बाहर की चीज़ें, बाहर की नॉइस आपको नहीं आ रही, एक डिस्ट्रैक्शन हटा लिया, मोबाइल हटा लिया आपने, पानी वगैरह और जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आपने बगल में रख लिया, वो एक और डिस्ट्रैक्शन हटा लिया। अदरवाइज आप बार बार उठ के पानी पीने जाएंगे, फिर आपका ध्यान भंग हो जाएगा। सिटिंग पोजीशन बढ़िया है तो 3 घंटे जो है वो 3 घंटे आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हैं।
पैर वैर हिलाना नहीं है इस तरीके से, तो उससे भी कंसंट्रेशन भंग होता है। आप स्थायी बैठ के पढ़िए। तो आप जितने ज़्यादा दोस्तों से, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए, अगर आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हैं तो ऑब्वियसली दोस्त भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी अपनी बर्थडे की पार्टी दें। अरे वाह सर, ठीक है। ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं। आप किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी सगाई में जा रहे हैं, घर में अगर कोई किसी का जन्म वो उत्सव हो रहा है उसमें आप जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं। अभी आपने अपनी लाइफ की 2-3 साल जो है अगर आपने इस तरीके की निकाल ली कि भाई आपने जो है वो हमको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी देश दुनिया की चीज़ें हमारे काम की अभी नहीं है, फिर ख़त्म। फिर सारा जो है डिस्ट्रैक्शन ख़त्म, फोकस आपका आ जाएगा। फोकस आया और आपने मेहनत और फोकस एक साथ आपने मिला लिया, जीत तय है। थैंक यू सर इस पॉइंट को निकालने के लिए, क्योंकि ना कई चीज़ें जो हम लोगों को दिखती ना फ्री है, वो फ्री रहती नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। आपको लगता है कि वो जो दोस्त है ना, वो जो पार्टी दे रहा है, क्या होगा, खा के आ जाते हैं, अपना क्या जा रहा है करके, नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है उससे। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसलिए जानना चाहूँगा कि नॉर्मली जो एक फ़ेज़ रहता है ना सर, जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है और उसका सिलेक्शन होते रहता है, उसके बीच में ना कई ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें दोस्त एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तुम मेरे साथ रहो। जैसे समझ लो शादी है, आपके टाइम पे भी हुआ होगा, आपके दोस्तों करते होंगे कि शादी है यार, आएगा नहीं आएगा, क्या किया करते थे उस पोजीशन पे, नाजुक मुकामों में क्या किया करते थे। क्यों ये पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ, एक और भी रहता है, सिर्फ शादी की बात नहीं होती सर, फैमिली का रिक्वायरमेंट रहता है, आ जाओ, तबीयत ख़राब हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कुछ भी हो जाता है, उन समय पे एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। मतलब ना दुविधा हो जाती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आउट बोले कि दुविधा हो जाती है। दोनों सत्य है, दोनों सही हैं, फैमिली के पास भी जाना है, दोस्तों के पास भी जाना है, जेन्युइन रीज़न है, पढ़ाई है, कैरियर है, सबसे बड़ा रीज़न है, क्या करना चाहिए। देखिए, जितना हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को समझते हैं, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कह दिया कि सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, एक जगह फोकस रखो, उतना आसान एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन वो तब आसान होता है जब आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो। आपको पता है कि आपका फ्रेंड सर्कल आपको बड़ा नहीं रखना है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपके लिए वाकई में शुभचिंतक हैं, आपके असल फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं को इंपॉर्टेंस दो। अब स्थिति ये हो गई कि घर में आपकी माँ की तबीयत खराब है या किसी की तबीयत खराब है और आपका जाना ज़रूरी है, तो क्यों नहीं जाएंगे, जाना ही है। जब आपको ये लगता है कि करंट सिचुएशन में ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो वाकई में इम्पोर्टेंट है, किसी की तबीयत खराब होना, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप जो है वो करियर आप बनाते रह गए, इधर तबीयत खराब है, आपके केयर टेकिंग की ज़रूरत पड़ी और इनकेस अगर कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे। और ये फेज भी वही रहता है ना सर, हम लोग जब तैयारी करते रहते हैं, मम्मी पापा का एज भी उसी साइड चला गया रहता है जहाँ पे तबीयत खराब होनी है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, हालात क्या हैं और उसमें आपको क्या करना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, तो उससे आप इन सब चीज़ों को कैसे और बेहतर टाइम पे मैनेज कर सकते हैं उसका वो करेंगे। दिवाली की छुट्टी हुई, दिवाली की छुट्टी में होता क्या है, सामान्य तौर पे जैसे हम यहाँ पे भी रहते हैं तो होली और दिवाली ऐसा ओकेजन होता है जिसमें 2-3 दिन टिफ़िन भी नहीं आता है, मोस्टली होटल वगैरह भी बंद हो जाते हैं। दिवाली थी, उसके ठीक पहले धनतेरस और चौदस 2 दिन था। मैं राजनांदगांव में था, मुझे पता था कि सिर्फ मुझे बिलासपुर आना है और दिवाली वाले दिन मुझे एनी हाउ घर भी जाना है, तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। तो आने जाने में और क्या पता मेरी पढ़ाई हो ना पाए, क्या हो, तो उसमें समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि राजनांदगांव सीधे अपने घर चले जाते हैं, जितनी पढ़ाई होगी हो जाएगी यार घर में, तो दिवाली का समय है। मैंने क्या किया, ट्रेन पकड़ी, बिलासपुर आ गया। 2 दिन में मैंने अपने रीजनिंग के सारे टॉपिक्स जो है वो रिवाइज़ कर लिए 13 और 14 को, और फिर दिवाली वाले दिन मस्त इत्मीनान से घर गया। ये 2 दिन मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। क्यों यूटिलाइज़ कर लिया, क्योंकि भाई मुझे पता है कि ये 2 दिन जो है मैं घर जाता तो मेरा वेस्ट होता, यहाँ मैंने इसको उपयोग कर लिया। तो किसी दोस्त की शादी है, किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब है और आपका जाना ज़रूरी है, तो आप सोचें कि कितने समय तक आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ। आपका रिक्वायरमेंट 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाइए, 2 दिन के लिए नहीं। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ महत्वपूर्ण है और उसमें आपको जाना है, तो क्या मिनिमम टाइम दे के आप उसको, और क्या मिनिमम प्रयास करके आप उस चीज़ को सेटल आउट कर सकते हैं। इस चीज़ का अगर आपको करना आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। सल्यूट है सर, आपका सल्यूट है। यही फ़र्क दिखाता है टाइम के इम्पोर्टेंस का, जहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 2 ही तो दिन हैं,
आप ये सोचे कि यार मेरा कितना रिक्वायरमेंट है, उसको मैं फुलफिल करके उस 2 दिन में मैं क्या क्या कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो मतलब ये की है लगता है सर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ये नहीं है कि आप कितना देर बैठ के पढ़ लेते हो। हर एक टाइम जब आपके पास सब कुछ फ्री है, सब कुछ अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपके पास सब कुछ क्रिंज है, नहीं है उस समय टाइम का प्रॉब्लम है, तब आप कैसे यूटिलाइज करते हो, शायद वही भगवान भी देखते रहते हैं कि यार अब तेरे को देंगे करके। हाँ नहीं, बस वही है। अब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो है ना, आप फोकस, मेहनत, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, डिसिप्लिन ऐसी, ये ऐसे शब्द हैं आप किसी से भी सुन लेंगे, कोई भी आपको सिखा देगा। आप खुद को पता है आपको कि यार अगर मान लो आपने लाइफ में कुछ और नहीं करे, सिर्फ डिसिप्लिन ले आया आपने अपनी लाइफ में, सब कुछ ओके हो जाएगा। सब कुछ। इसका पालन कठिन होता है बट फिर भी कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है, कठिन होती है चीज़ें, जो है अच्छी चीज़ें हमेशा कठिन होती हैं, अदरवाइज सबके पास होती हैं। तो उन कठिन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको उतना सेक्रीफाइस या उतना डिसिप्लिन तो आपके अंदर लाना ही पड़ेगा। तो वो लाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, वो नहीं लाएंगे तो जिस स्तर पे हैं या तो उस पर रहेंगे या नीचे जाएंगे। वो एक बहुत फेवरेट कोट है मेरा, लाइफ इज सिंपल बट नॉट इजी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम सही एकदम सही। सीधी सी बात है, पता है हम मोटे, हमको पतला होना है, डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, सिंपल सी बात है। इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है। पर ये इजी नहीं है, ये कर पाना इजी नहीं है। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ कन्वर्सेशन करते हुए। अब थोड़ा सा ना आपके लाइफ का वो देखते हैं कि अभी जब आप जॉब पोस्टिंग, पहले तो बताइए कि हायरार्की क्या होती है। आप डिप्टी कलेक्टर रहते हैं, आप जॉइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर, आईएएस कब तक प्रमोट होते हैं, कई लोगों को ये जानना रहता है। सामान्य तौर पे क्या है ना, हर स्टेट का एक ट्रेंड होता है। उसका कारण ये होता है कि वहाँ कितने पोस्ट हैं, उसके पीछे कितनी वैकेंसीज हैं, स्टेट कैडर के लोग कितने हैं, उसके आधार पे ही आपको एक जो समय लगना है आईएएस अवार्ड होने में वो लगता है। तो बट फिर भी मैं हायरार्की से शुरू करता हूँ। एज अ डिप्टी कलेक्टर आप जो है वो अपॉइंट होते हैं, 6 साल में आपको जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं जॉइंट कलेक्टर बनने के लिए। जॉइंट कलेक्टर 6 साल हो गए, उसके बाद फिर आप अपर कलेक्टर बनते हैं 4 साल में। 10 साल की सर्विस आपने कर ली तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं आईएएस अवार्ड होने के लिए। 10 साल में आप अपर कलेक्टर होते हैं। अपर कलेक्टर जो है बनने के बाद आप कंटिन्यू करते हैं तब तक जब तक वैकेंसी क्रिएट नहीं होती है। वैकेंसी जब क्रिएट होती है तो फिर आप आईएएस अवार्ड हो जाते हैं। सामान्य तौर पे भी पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है कि 15 to 16 ईयर्स लग रहे हैं अवार्ड होने में। फाइनली छत्तीसगढ़ में वो एक सपना रहता है ना लोगों का कि बिल्कुल बिल्कुल सपना होता है। और कहीं ना कहीं जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, कई सारे हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मेरे बैच में ही 2-3 ऐसे हमारे बैचमेट्स हैं, उन्होंने लगभग 3-4 अटेम्प्ट्स दिलाया, इंटरव्यू दिलाया 3-3 4-4, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और फिर स्टेट में जो है उन्होंने डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन किया इस उद्देश्य और इस सपने के साथ कि हाँ भले देर से ही सही लेकिन आईएएस तो बन जाएंगे। तो वो एक सपना होता है हर किसी का, मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट होता है, क्योंकि टॉप मोस्ट एक ऐसी पोजीशन होती है जो मतलब सर्विस में आपको टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो। उसमें आपके पास मतलब इतना ज़्यादा ओपन फील्ड होता है काम करने के लिए जितना आप खुद सोच नहीं सकते, मतलब बहुत होता है। तो क्या डिफरेंस रहता है सर, ये आप भी अच्छे से बता पाएंगे कि जब कोई पीएससी से जाता है और कोई यूपीएससी से जाता है, आपको क्या लगता है क्या गैप रहता है? एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ का जो है वो डिफरेंस होता है। मुझे लगता है कि जैसे वो देखें कि आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो आपको कलेक्ट्रेट में एक सेक्शन अलॉट होता है, 1-2 साल बाद आप एसडीएम बनते हैं, एक सब डिवीज़न में जाते हैं। आपको एक कलेक्टर की पोस्ट लेते लेते आपको 17-18 साल लग जाते हैं जब आप स्टेट कैडर में होते हैं। जब आईएएस होते हैं तो वही कलेक्टरशिप जो है आपको 7-8 साल में मिल जाता है। जब आप एक ज़िले के डीएम होते हैं तो आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इतने सारे फील्ड होते हैं काम करने के लिए कि जो आप सर्विस आप देना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार आपका लाइफ में आप जब बाद में सोचेंगे कि मैंने क्या क्या किया तो आप बहुत खुश होते हैं, यार मैंने इतना सारा कुछ किया। तो आपको कुछ करने के लिए जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, जितना ज़्यादा पावर या जितना ज़्यादा स्कोप होता है आपके पास, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो एज ए डिप्टी कलेक्टर आपके पास काफ़ी स्कोप होता है, बट एज ए आईएएस आपके पास और ज़्यादा स्कोप होता है। क्वांटम जो है ना वो उसका अंतर है मुझे लगता है। प्रेस्टीज का भी थोड़ा अंतर होता है, ऐसा नहीं है, सब चीज़ है ना, पावर्स के भी कुछ अंतर होते हैं। तो वो आप ये मान के चलिए कि अलग अलग स्टेज हैं। आप अभी अगर आप आईएएस सेलेक्ट होते हैं, आप सीधे अपर लेवल पे आपने सिलेक्शन लिया हुआ है, उसके ऊपर जाएंगे। आप डिप्टी कलेक्टर हुए हैं तो एक थोड़ा सा उससे नीचे लेवल है, फिर पहले आईएएस का लेवल अचीव करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो ये अंतर होता है।
सही बात है। और लोगों का रहता है ना कि मतलब मैंने जो नॉर्मली ऑब्जर्व किया हुआ है कि मैं 15 साल वेट करूंगा, उससे अच्छा और ट्राई कर लेता नहीं, हूँ। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि आप हमेशा जो है सबसे आपको लगता है कि आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उसके लिए आप ज़रूर ट्राई करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि कल के डेट में, देखिए बिना करे पछताने से बेहतर है करके पछताइए, है ना। तो वो करिए, और नहीं होगा तो कुछ और होगा। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप जो है वो पीएससी या सीजीपीएससी या यूपीएससी से अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आपकी लाइफ खत्म। ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, लेकिन जो होगा बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। सर आपने इतने सारे एग्जामिनेशंस क्रैक किए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि एक आइडियल स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मतलब इतना तो होना ही चाहिए, क्या है ना। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ना से बोल दिया जाता है कि तू जा यार कर करके। मम्मी पापा भी हमारे बड़े भोले रहते हैं बिल्कुल कि ना वो सीधा ये बोलते हैं कि बेटा मैंने उसको देखा था, है ना, तो तू भी कर ले करके। भले कुछ पता नहीं हो कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसा बैकग्राउंड रहा है। तो कुछ बेसिक क्वालिटीज़ जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, या नहीं भी होगा तो डेवलप करनी चाहिए कि वो एक पेपर को अच्छे सीजीपीएससी जैसे पेपर को क्रैक कर सके। देखिए पहला मैंने बताया कि जैसे हम इनकेस अगर परिस्थितियों के कारण धकेल दिए गए हैं, और परिस्थितियों के कारण धकेलने के साथ साथ आपके पास दिमाग में वो आपका लक्ष्य नहीं है, आपको सेलेक्ट होने के संबंध में कोई विचार नहीं है आपके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए थोड़ा आसान हो पाएगा। वो बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है नहीं ही हो पाएगा। लेकिन अगर आपने मन में सोचा हुआ है, भले किसी तरीके से आए हों, भले आपने अपनी चॉइस, आप अपनी चॉइस से आए हों, या परिस्थितियों के कारण आए हों, या किसी के कहने पे आए हों, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है, आपके मन में ये चीज़ है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है करके, फिर वहाँ से शुरुआत होती है। तो पहला तो ये है कि जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं उसको पाने की ललक होनी चाहिए आपके अंदर, वो उद्देश्य होना चाहिए, वो एम होना चाहिए आपका कि हाँ हम ये चीज़, हमको ये हासिल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फिर वही कहता हूँ कि हम जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कुछ एक सिंपल वर्ड्स हैं, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, फोकस, है ना, और उसके अलावा सिलेबस का नॉलेज। सिलेबस के नॉलेज के साथ साथ देखिए मतलब क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, इसकी समझ, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है आपको गाइडेंस, आपको मुझे ये लगता है कि जब आज का जो समय है वो, जब आप कोचिंग, कोई सा भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी चीज़ें, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको डेवलप किया जाता है। हर टॉपिक या हर सब्जेक्ट जो है आपको वन बाय वन आपको बताया सिखाया जाता है। आपको एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। तो कोचिंग आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और मुझे लगता है कि लोगों को ज्वाइन करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर आप खुद से करते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आपको समझ में आती है। लेकिन इनकेस अगर आपको कोई वो चीज़ बता दे तो आप उसको और सरल तरीके से समझ पाते हैं, या आपको आसान हो जाता है कोई भी बड़ा सिलेबस क्लियर करना। तो स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि 4-5 चीज़ें, खासकर आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो पहली एक होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ हासिल करने का वो एम होना चाहिए आपका, और उसके बाद फिर ये चीज़ें सिलेबस से लेके हार्डवर्क, फोकस इत्यादि ये सब होना चाहिए। कोई ऐसा कोई मोमेंट सर जब लगा हो कि कहीं जाके एकदम बोले हो कि एसडीएम हुए यहाँ पर का, मतलब एक ऐसे प्राउड मोमेंट वाला रहता है ना, जो हम देखे रहते हैं कि जाएंगे ऐसे होगा, लोग पुलिस वाले रहेंगे साथ में, चार्ज करेंगे हम, कोई ऐसा कोई मोमेंट आया होगा जब एकदम आपको ऐसे फिल्मी वाला वो लगा होगा? क्योंकि सर एक बढ़िया हाइप है, आप चाहे कुछ भी करें, चाहे मूवीज़ में दिखाएं, हाँ, चाहे लाइफ में हम लोग देखें कि आप एकदम चार्ज में रहते हैं, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, 2-3 ऑफिसर्स, नहीं 2-3 भी क्या ही कर रहे हो, बहुत सारे ऑफिसर्स आपके साथ चल रहे हैं। कोई एक ऐसा मोमेंट आपको लगा हो, या ऐसा मतलब कोई जो बेनिफिटिंग लगे, लोग थोड़ा चार्ज हों? देखिए वैसा है कि बाहर से देख के जो है बहुत लोगों को बहुत आसान या बहुत ही अच्छा लगता है, देख के लगता है अरे वाह, एसडीएम या जो भी ऑफिसर हैं वहाँ पे, वो देखो कैसे लोगों के ऊपर या जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ा चार्मिंग लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस तरीके से फील्ड में या इस तरीके से कहीं मीटिंग में या इस तरीके से किसी भी कार्यवाही में होता है, उसके दिमाग में अलग चीज़ें चल रही होती हैं। उसके दिमाग में चल रही होती हैं कि क्या किन चीज़ों का सामने वाले ने उल्लंघन किया है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, बैकडोर से प्रेशर भी आएगा आपको, 1000 प्रकार के प्रेशर भी रहेंगे। तो वो जो उस मोमेंट को बाहर वाले अलग चश्मे से देखते हैं, और जो व्यक्ति इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, उसका नज़रिया अलग होता है। कोई नहीं चाहता कि कोई
किसी का घर आप जाके तोड़ दें, आप कभी नहीं चाहेंगे किसी का घर आपके जाके तोड़ें, बट इंक्रोचमेंट है, रूल का पालन कराना है तो वो तोड़ना है जाके। सामने वाले जो है आपको कोसेंगे, गाली देंगे, मन में जो है वो दुनिया भर का वो करेंगे, लेकिन क्यों, आपको एग्जीक्यूट कराना है। जिनका घर है उसके विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, और जो बाहर से देख रहे हैं बाप रे कितना पावर है इनके अंदर, देखो लाए जेसीबी से तोड़वा दिया फटाक से, बड़ा ही मतलब चार्मिंग उनको नजर आ रहा है। हर किसी के थॉट वो जो है वो अलग होते हैं, उसके लेके हाँ चश्मे का फर्क है वो। बट ये है कि जब आप हायर पोस्ट पे होते हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है आपके सबऑर्डिनेट से भी, पब्लिक से भी, वो बहुत खुशी देने वाली चीज़ होती है कि आपको ये देखिए, आपका करना, खुशी देना, सेटिस्फेक्शन दोनों में मैं ये वो रहता है कि जब आपको जो आपका जो प्रेस्टीज होता है, आपको जो इज्जत मिलती है, लोग आपको जब विश करते हैं, सब करते हैं, तो उससे खुशी मिलती है। और जब आप लोगों के लिए काम करते हैं और उस काम से और उसके जीवन में डिफरेंस दिखता है तो उससे सेटिस्फेक्शन आता है। तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो बात कही कि लाइफ इट्स सिंपल बट नॉट ईजी करके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिंपल कहने में लगती हैं, करने में वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट सर। शासन और प्रशासन में कई बार मतलब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाता है? क्योंकि मतलब कई कमेंट्स आते रहते हैं कि इनका तो मुंह नहीं खुलता होगा नेताओं के सामने। आप लोग कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, और एक स्टूडेंट को कैसे मतलब कभी एक फ्यूचर में कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इन सिचुएशंस के लिए, और ये कौन सिखाएगा ये सारी चीज़ों को? आई थिंक ये चीज़ें शायद कहीं नहीं सिखाई जाती, ये सब एक्सपीरियंस है, तो कैसे करते हैं आप? देखिए, मुझे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब किसी सिस्टम में आते हैं, है ना, मान के चलिए आपने कोई कॉरपोरेट ज्वाइन किया, या आपने जो है वो शासन का कोई हिस्सा बने हुए हैं, प्रशासन का कोई हिस्सा बने हुए हैं आप, तो वहाँ का कुछ काम करने का तरीका होता है। आप जो है वो वहाँ के जो काम काज के तरीके होते हैं, बर्ताव के तरीके होते हैं, किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किस चीज़ का क्या नियम है, इन सब चीज़ों से ऑपरेट होते हैं। तो जो सिस्टम होता है वो आपको चीज़ें सिखाता है कि भाई आपको ये चीज़ें ऐसे हैंडल करनी है, इन चीज़ों में ये करना है। जहाँ तक बात रही शासन प्रशासन के बीच में, मुझे ये लगता है कि शासन प्रशासन जो है वो उसमें डिफरेंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसका कारण ये है कि जो पॉलिसीज़ या जो योजना बनी हुई है, या जिन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए विधायिका ने नियम बनाए हैं, शासन ने जो नियम बनाए हैं, या शासन ने जो प्रक्रियाएं तय की, उसका एग्जीक्यूशन जो है प्रशासन को कराना है। बड़ा सिंपल सा एक वो है। हाँ, ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के बीच से ऐसी कोई वो आती होगी, मतलब अप्रोच ऐसा कुछ आता होगा जो एज पर रूल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हमको हमेशा जो है वो उसमें क्लैरिटी रखनी चाहिए, क्लियर थॉट्स रखने चाहिए कि भाई जो चीज़ें हैं एज पर रूल है, और वो एज पर रूल ही हमको करना है। और किसी के भी प्रभाव में आके, या किसी के भी उसमें आप दबाव में आके आपको ऐसा कुछ कार्य नहीं करना है जिससे पब्लिक का या आपका या शासन प्रशासन का अहित हो। तो सर ये बताइए कि हम लोगों को नॉर्मली पता है कि ऑफिसर की लाइफ बहुत सारी जगहों से पता चल जाती है, पर आफ्टर योर सर्विस इज कम्प्लीटेड कैसी लाइफ रहती है? क्या होता है एक ऑफिसर का, उसके बाद उनकी लाइफ क्या रहती है? क्या क्या फील्ड में आप और जा सकते हैं, कोई भी एक डिप्टी कलेक्टर जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तब? हाँ, देखिए ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है। किसी को रहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कंटिन्यू गवर्नमेंट में कुछ एक ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें आप सर्विस दे सकते हैं, उनमें जाना है। कभी ऐसा लगता है कि मुझे प्राइवेट कुछ ऐसा कुछ एक जो कॉरपोरेट्स हैं उसमें मुझे एज अ कंसल्टेंट या एज अ लीगल एडवाइज़र टाइप का कुछ काम करना है। कई बार कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें आप जाके आपकी सेवाएं दे सकते हैं। कई बार जो है वो आपकी हॉबीज़ होती हैं, जैसे कई सारे लोग जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो खेती करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब जब आप फसल उगाते हो तो बहुत खुशी मिलती है हरे भरे पौधों को और हरे भरे फसलों को देखते हुए। सब्जियां उगा रहे हैं आप, फल उगा रहे हैं आप, फूल उगा रहे हैं। तो ऐसा कई सारा डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो फील्ड रहता है जिसमें आप जा सकते हैं। कई बार आप अपनी सोसाइटी के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा कई सारे जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो वो आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में जाने के इच्छुक हैं और आपका नॉलेज किस फील्ड के लिए बेहतर होगा, वो सबको डिसाइड करते हुए लोग जो है उस फील्ड में आगे वो करते हैं। तो कई सारे, जैसे हमारे एक ऑफिसर हैं वो एक बिल्डर के लिए एडवाइज़र हैं,
कुछ एक ऑफिसर हैं जिन्होंने जो है वो ट्रेनिंग एकेडमीज ज्वाइन की हुई हैं, और जो नए और रिक्रूटेड ऑफिसर होते हैं या रिफ्रेशर कोर्स इत्यादि के लिए जब हमारे जो ऑफिसर्स जाते हैं बीच बीच में, तो उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। कुछ लोग जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ले लें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में ले लें, वहाँ जाके कुछ एक टॉपिक्स वगैरह पे लेक्चर्स वगैरह कंटिन्यू देते रहते हैं, सेमिनार वगैरह कंडक्ट करते रहते हैं। कई सारे लोग जो है वो खेती वाली जो बात मैं कह रहा था कि फार्मिंग करना पसंद करते हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ लोग जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो आराम की ज़िंदगी जीना भी पसंद करते हैं, क्योंकि सर्विस थ्रू आउट सर्विस आपको बहुत काम करना पड़ता है। तो फिर लगता है कि यार नहीं ठीक है, अब आराम से मैं घर परिवार को समय देता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, घूमता फिरता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो ये भी चीज़ें मतलब ये है कि आपके पास एक फ्री चॉइस रहता है, जो शायद बाकियों में ऑप्शन ना रहे, है ना? क्योंकि कई ऐसे पोस्ट रहते हैं सर, उसके बाद खुद को ही समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। पर एज ए डिप्टी कलेक्टर जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास चॉइसेस रहेंगे कि आप या तो फ्रीडम चूज कर सकते हैं या तो अभी भी फिर वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल चॉइसेस रहते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप जितने बड़े लेवल पे काम करते हैं, आपकी पर्सनालिटी उतना निखर के आती है। हम जो है वो बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिगर्स को देखते हैं, आप सोचिए कि वो कितने सारे लोगों की समस्याओं का रोज समाधान कर रहे हैं, कितने सारे लोगों से मिल रहे हैं, कितने सारे मीटिंग्स पे, इवेंट्स पे लगातार जा रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। तो हम कई बार हमको समझ में नहीं आता है, बट वो इतने बड़े लेवल पे हुए हैं और इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो नॉलेज है, उसका लेवल कुछ और ही होगा। एक आम आदमी से वो अलग हो जाते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं जब आप जो है इस तरीके की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभाते हैं, करते हैं। तो बिल्कुल नहीं सर, एक और क्वेश्चन, कई यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में नहीं आता है कौन सा फील्ड सूटेबल है पीएससी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक वाइड वैरायटी है ना। आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आप साइंस में जा सकते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बेस्ट चॉइस है फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन? देखिए, ऐसा है कि हम कायदे से अगर देखें तो कोई पर्टिकुलर फील्ड को वो कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है, ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आता है विशेष रूप से। क्योंकि कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हालांकि कम आ रहे हैं, बट आर्ट्स के भी आ रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी इस फील्ड में आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी फील्ड में आ रहे हैं। बट मैंने ये देखा हुआ है कि जिनको मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है या साइंस के जो वो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, ऐसे आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं इसमें। बट फिर भी अभी बैलेंस करने की कोशिश की गई है और उससे जो है वो बेहतर हो गया है। बेसिक सी चीज़ ये है कि आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको पढ़ना और सीखना आपको पड़ेगा। अभी क्या है ना, पीएससी का एग्ज़ाम जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में कमांड लाना ही है। इनकेस अगर आपने हिस्ट्री में नहीं लाया, इनकेस अगर आपने जो है वो ज्योग्राफी में नहीं लाया, करंट अफेयर्स आपने नहीं देखा, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनको आपने नहीं देखा, तो फिर आप इंजीनियर या बीएससी आपने किया हुआ है, उसके बाद आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग और आपका साइंस के आपने जो है नॉलेज नहीं रखते हैं या उसको सीखे नहीं, आपने उसको पढ़ा नहीं, ज्ञान अर्जन नहीं किया, तो फिर आप उसमें फिर फेल हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड को विशेष कोई वो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी फील्ड में, जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वहाँ से आपको ओपन फील्ड में आना है। आप जो है वो किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे थे, आप ये खुद ही सोचिए, फॉर एग्जांपल जैसे आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो इंजीनियरिंग का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको सीजीपीएससी में आता है? आप सोचेंगे तो हार्डली एक आध कुछ निकल के आ जाए, उसके बाद नहीं। आपने जो है वो मान के चलिए, फिर भी बहुत सारे इंजीनियर्स सेलेक्ट हो रहे हैं ना, काफ़ी सारे इंजीनियर सेलेक्ट हो रहे हैं इनफैक्ट। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि भाई जो चीज़ हम बचपन से लेके अभी तक जिन जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को वापस पढ़ना है। जो हमको नहीं आता उसको सीखना है और जो आता है उसको बेहतर करना है। तो मतलब बस ये है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट स्ट्रीम नहीं, कोई भी परफेक्ट स्ट्रीम नहीं है। आप जिस भी स्ट्रीम में हैं, आप एलिजिबल हैं। इन केस अगर मान के चलिए सीजीपीएससी या यूपीएससी दिलाने के लिए, तो वो सफिशिएंट है। फिर उसके बाद फिर आपको जितनी मेहनत आपको करनी है, उतनी मेहनत किसी और स्ट्रीम वाले व्यक्ति को करनी है। मेहनत में बहुत कुछ अंतर होगा तो बहुत माइनर, अदरवाइज नहीं। सर ये बताइए कि कई लोगों के ना मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है,
1 2 3 4, इनफैक्ट हम लोगों ने देखा है कि 5-5 साल से भी लोग इस पे लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए उन लोगों को? स्ट्रीम चेंज कर दें, कुछ और करें, उसके साथ तैयारी करें? आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे क्या लगता है ना, आपको ना खुद को समझना ज़रूरी, मतलब आप जो है वो समझिए कि आप में क्या कमी रह रही है। मैं आपको ये गाइड कभी कभी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है, मगर मैं आपको पर्सनली जानता हूँ कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या मिस कर रहे हैं। अगर मैं पर्सनली जानता हूँ तो आपको गाइड कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको अपना मित्र खुद बनना होगा और आपको देखना होगा कि ऐसी क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से जो है वो ये हो रहा है। मैं अपने 2 मित्रों का बिना नाम लिए एग्जाम्पल दूंगा। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने नोट्स बना रखा था। वो नोट्स जो बना रखा था, हर एग्ज़ाम के पहले सिर्फ उसी नोट्स को पढ़ते थे, उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं पढ़ते थे। उनका ये मानना था कि यार इस नोट्स में तो मोटा मोटा सब चीज़ आ गया है, आप कितना भी लिख लीजिए, आप एक किताब के बराबर नहीं लिख सकते, संभव ही नहीं है। तो लिख भी लिए तो 1 या 2 सब्जेक्ट को लिख पाओगे, सारे सब्जेक्ट को तो लिख नहीं सकते। और नोट्स बनाने में आपका समय पूरा चला जाएगा, 2 साल तो आप नोट्स ही बनाते रह जाएंगे। तो वो एक हमारे मित्र थे, वो हर बार यही करके जाते थे। और जैसे कट ऑफ अगर मान लो 100 में से 80 मार्क्स आ रहा है तो उसका जो है वो 60 है, 65 है, इस तरीके से 15-20 मार्क्स जो है वो पीछे रह जाते थे। हमारे एक दूसरे मित्र थे, वो जो है वो मैथ्स रीजनिंग को ये सोच के छोड़ के चले जाते थे कि यार ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं जीएस में कवर करूँगा। और वो भी सिलेक्शन से 5 या 10 नंबर जो है पीछे रह जाते थे कट ऑफ नंबर से। तो ये एक चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि मेरे अंदर क्या कमी है, जो चीज़ मुझे रोक रही है सिलेक्शन लेने से। उस कमी को अगर आप दूर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट आपने कर लिया, इसके बाद आप बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि यार किस फील्ड में मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। हम जो है वो मानसिक तौर पे अलाल होते हैं, हर किसी की बात होती है कि हम जो होता ये है कि हम जो चीज़ हमको लगता है कठिन है करके ना, हम उसको छूने की कोशिश कम करते हैं। यही एक कमी है। उनको लगा है कि हाँ ये 10 सब्जेक्ट हैं, इन 10 सब्जेक्ट्स में ये 2 सब्जेक्ट जो है वो मुझे थोड़ा कठिन लगता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। आधे घंटे 1 घंटे पढ़ने के बाद मुझे इसमें बोरियत आने लग जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इसको छोड़ देता है, हाथ खड़ा कर देता है आदमी। और फिर क्या होता है कि उसको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में मैं कवर करके आगे बढ़ता चला जाऊँगा। 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दिला लिए। आपको समझना ज़रूरी है कि किस में आपकी कमी है, एक चीज़। दूसरा अप्रोच आपको देखना ज़रूरी है कि हमेशा जो है जो चीज़ पूछा जाता है, जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है, आप उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो किसी जो जिस डायरेक्शन में आपको पढ़ना चाहिए, जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, जो पेपर की रिक्वायरमेंट है, उसको छोड़ के आप और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो जो बहुत सारी चीज़ें फालतू में कर रहे हैं, उसका टाइम उस टाइम का उपयोग अच्छी चीज़ों में या खुद से सीख के ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका खुद का कंपटीशन है, खुद से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप देखिए क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट आपने अगर प्रॉपरली अपना करा, देखा कि कहाँ कमी है, उसके बाद आपका अगर मान लो 3-4 अटेम्प्ट आपके हो गए हैं, उसका मतलब फिर ये हो रहा है कि आप जो है आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप सुधार करेंगे। और बिना सुधार उतनी ही तैयारी के साथ युद्ध में उतरेंगे तो फिर युद्ध में जो नतीजा पिछले 3 बार हुआ है वही नतीजा चौथी बार भी होगा। सही बात है। यही सबके साथ है सर, मतलब वो चाहे माने चाहे ना माने, बिल्कुल, अगर वो अपनी गलतियों पे जो लोग वर्क किया उनका सिलेक्शन हो गया। और सब गलतियां करते हैं। सही है, सही है, सही, सब गलती करते हैं। हाँ सही सर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोगों को ना ज़्यादा पता नहीं है कि डिप्टी कलेक्टर के सिवा, डीएसपी के सिवा और कौन कौन से अच्छे पोस्ट हैं। आप लोग तो देख रहे हैं इन सबको, तो क्या लगता है कि जिनको लोगों को इसको भी कंसिडर करना चाहिए? कोई ऐसे पोस्ट हैं जिनको आप जानेंगे? देखिए ऐसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जो है वो, उसके अलावा और मतलब जिला प्रशासन में बहुत सारे पद होते हैं। जैसे फूड ऑफिसर का पद होता है, अकाउंट्स ऑफिसर का पद होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल डिपार्टमेंट का पद होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पद होता है, जेल सुपरिटेंडेंट का पद होता है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है। ऐसे बहुत सारे पद होते हैं और हर किसी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चूँकि फील्ड में फ्रंट में ये दोनों प्लेयर ज़्यादा खेलते हैं, आपको क्रीज में ज़्यादा समय तक यही दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए जो है आप इनके बारे में जानते हैं, बाकी के बारे में उतना नहीं जानते। बट हर डिपार्टमेंट अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा है और बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे काम उसमें चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फूड ऑफिसर की बात करूं, फूड ऑफिसर जितने भी जिले में जितने भी पीडीएस के जो शॉप्स हैं उनसे रिलेटेड सारा काम उनका करना रहता है। राइस मिल से रिलेटेड जो है कस्टम मिलिंग की जो चीज़ें होती हैं, धान खरीदी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो सारा काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स आती हैं जिसमें जो है उनको
काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक उज्ज्वला स्कीम आई थी गैस सिलेंडर से रिलेटेड, है ना, तो कई सारी स्कीम्स जो है वो लगातार वो संपादित कर रहे होते हैं। उसी तरीके से जैसे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल डिपार्टमेंट का बात करूँ तो उनके डिपार्टमेंट में जो एसी ट्राइबल होते हैं, जो जिला हेड होते हैं, एसी ट्राइबल जो है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं सारी चीज़ें वो देखते हैं। जितने भी हॉस्टल्स हैं उनके अंदर में वो सब आते हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंदर हॉस्टल्स आते हैं। तो कई सारी जो है सोशल वेलफेयर की स्कीमें जो हैं वो लोग करते हैं। जैसे हम पट्टे जो देते हैं वन अधिकार पट्टा, उसमें जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट, ऐसे हर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में काम। बस ये है कि कुछ डिपार्टमेंट जो है फ्रंट में आके काम करते हैं इसलिए वो दिखते हैं, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो पीछे से काम कर रहे होते हैं, नहीं दिखते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग एंड में सर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, मज़ा ही आ गया इस सेशन में। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है सर, पर अभी के लिए विश्राम लेते हैं। एंड एक फाइनल मैसेज चाहिए आपके तरफ से एस्पिरेंट्स के लिए कि जो आपका सीक्रेट है, जो जिसको आप मानते हो कि यार इस चीज़ को बस फॉलो कर लेना, आपकी लाइफ ना बहुत अच्छी हो जाने वाली, प्लीज़। देखिए फिर से मैं कहूँगा कि बताना आसान है, करना मुश्किल है। मैं मैं सोचता हूँ कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाया सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, आप सिर्फ आगे बढ़ेंगे। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं लेके आते हैं तो ये मान के चलिए कि जितना आगे आप जा सकते थे उतना आगे आप नहीं जाएंगे। और हमेशा हर चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, आप सभी को या हम सभी को, कि जो भी दिया है ईश्वर ने हम सबको पर्याप्त दिया हुआ है। हमको एक अच्छा शरीर दिया हुआ है, अच्छा दिमाग दिया हुआ है, 2 हाथ दिए हुए हैं, और आप जो है सारा चीज़ आपके अंदर है, सब चीज़ आपके अंदर है। आप जो है वो सिर्फ मेहनत में या उस चीज़ को करने की जो ललक है उसको उसमें कमी कर देते हैं, इस वजह से वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन के साथ ये सारी चीज़ें शामिल करते हैं 100% आप जो है हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप प्रशासन में हो, या आप कोई बड़े कठिन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डिसिप्लिन है सब कुछ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू हम लोगों की तरफ से बहुत बढ़िया लॉन्च किया हम लोगों ने, ताकि आप हमें याद रख सकें। एंड कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हो गया। बहुत सही, थैंक यू यहाँ रख दीजिए। थैंक यू सो मच सर। आप आए, आपने अपना मतलब वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब आप ही लोगों की वजह से ये जो इंटरव्यू सेशन है, ये जो शो है वो चल रहा है, क्योंकि वो जो बातें हैं ना जो सबको पता चलनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग बिहाइंड द कैमरा भी बात कर रहे थे, कई चीज़ें लोगों को पता ही नहीं रहती। जैसे आपने भी बताया ना, आपको शायद कुछ नहीं पता था इस पोस्ट के बारे में कि होता क्या है करके, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।